कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चैन एम्पायर में हान फैमिली वाले बॉर्डर पर रहकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस हान आर्मी के कारण दुश्मन देश चैन एम्पायर में हमला करने से पहले एक बार तो जरूर सोचते हैं। ये है चैन एम्पायर के किंग चैंगलेन। इसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, पर अभी तक उसने अपने सक्सेसर को नहीं चुना है। ये है पांचवा राजकुमार चैन यानी। इसके डैड यानी कि किंग चैंगलेन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरा राजकुमार, इसका नाम है चैंग यांग्याओ। इसके अंकल वांग प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके पास एक पावरफुल फैमिली का सपोर्ट है। ये है प्राइम मिनिस्टर का बेटा वांग सोंगयू। ये तीनों ही लड़के इंपीरियल कॉलेज में राजा के कहने पर पढ़ाई कर रहे हैं। जनरल हान का बेटा हान शी पहले ही मर चुका है, तो जनरल हान ने अपनी बेटी युवानिंग को कहा कि तुम अपने छुड़वा भाई हान शी की जगह पर जाकर इंपीरियल कॉलेज में पढ़ाई करोगी। साथ ही साथ में जनरल हान ने उसे ये भी कहा था कि कैपिटल जाने के बाद तुम भूल जाना कि तुम एक लड़की हो, तुम लड़कों की ही तरह रहना, और हाँ, लड़की वाली बात तुम किसी के भी सामने रिवील मत होने देना। तुम्हें वहाँ जाकर बाकी राजकुमारों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम्हें वहाँ पर बस एक नशेड़ी, वीक और प्ले बॉय की तरह रहना है। हान शी, जो कि कहानी की फीमेल लीड है, वो ये सारी बातें कैपिटल आने के टाइम पर सोच रही थी। हान शी के साथ उसकी दो दासियां जिंजी और इंजी भी आई थी। वो कैपिटल में आती ही सीताली के ग्लोरियस पेवेलियन में जाती है। वहां जाने के बाद वो वेटर से कहती है कि मुझे यहाँ का बेस्ट कमरा चाहिए। वेटर कहता है कि वो तो पहले से ही रिजर्व हो गया है। हान शी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वेटर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उनको प्रोवोक नहीं कर सकता। हान शी कहती है कि जरा मैं भी देखती हूँ। फिर हान शी उस कमरे में जाती है एंड वहाँ पर जो लोग बैठे थे उसके ऊपर पैसे फेंक कर कहती है कि चलो फुट लो यहाँ से, मुझे ये कमरा चाहिए। ये सुनकर वहाँ जो लोग थे वो उसे गालियाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी पेवेलियन में पांचवा राजकुमार भी था। कोई मंत्री आकर उसे कहता है कि ड्यूक खान का बेटा हान शी कैपिटल में आ गया है एंड वो इंपीरियल कॉलेज में आपके साथ ही पढ़ने वाला है, तो अगर आप उसके साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको हान आर्मी का सपोर्ट भी मिलेगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है, पर पहले मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर हान शी को डांस करती हुई तो लड़कियाँ पसंद आ जाती है, तो जिंजी और इंजी से वो कहती है कि उन दोनों लड़कियों को मेरे पास लेकर आओ। अब जिंजी और इंजी इस काम के लिए चली जाती है। वो लड़कियाँ आने से मना कर देती है। कुछ लोग आकर कहते हैं कि इस पेवेलियन के खुद अपने कुछ रूल हैं, तुम इस तरह से इस लड़कियों को नहीं ले जा सकती। यहाँ पर जिंजी और इंजी के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हान शी दूर बैठी बैठी इस नज़ारे का मजा ले रही थी, तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आ जाता है। हान शी उसे कहती है कि ये दोनों लड़कियां मेरी है, कमाल की है ना। पांचवा राजकुमार इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। झगड़ा बढ़ रहा था तो ये देखकर पांचवा राजकुमार हान शी को पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो। हान शी उसे कहती है कि छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ड्यूक खान का बेटा हान शी हूँ। यह सुनकर वो उसे छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। हान शी कहती है कि अगर आज इसने मुझे नहीं छोड़ा होता ना, तो आज तो पक्का मैं उसे मार ही देती। आगे शी अपने घर पर आ जाती है। वो सोचती है कि उसके डैड ने कहा था कि लड़की होने वाला सच किसी के भी सामने रिवील नहीं होने देना है। अगर सबको पता लग गया कि हान फैमिली का कोई भी वारिस नहीं है, तो ये हान आर्मी के लिए बहुत ही मुसीबत की बात होगी। दुश्मन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। शी एक लड़की है, ये बात जिंजी और इंजी दोनों को पता है। अगले दिन हमें इंपीरियल कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बेटे सोंगयू का राज चलता है। सभी लोग उसकी बात मानते हैं। क्लास में टीचर आकर कहते हैं कि आज हमारे क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट हान शी आने वाला है, तो कोई कहता है कि हान शी तो अभी तक नहीं आया है। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आता है। यहाँ पर शी जस्ट सो के उठी थी। जिंजी और इंजी उसे कहती है कि कॉलेज का टाइम हो गया है, पर हान शी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ क्लास में सोंगयू कहता है कि टीचर क्लास खत्म होने को है, पर हान शी अभी तक नहीं आया। टीचर कहता है कि जल्दी से हान शी को क्लास में बुलाकर लाओ। तभी ही वहाँ पर शी आ जाती है। टीचर कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो, तो हान शी कहती है कि मैं तो स्कूल टाइम पर ही आने वाला था, पर देखो ना ये कैपिटल कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं रास्ता भूल गई। फिर वो क्लास में बैठ जाती है। जब क्लास खत्म हो जाता है तो वो पांचवें राजकुमार यानी को देखकर कहती है कि क्या इत्तेफाक है, हम लोग तो फिर से मिल गए। जोंग्यू से कहता है कि हान शी, तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें मैं एक रूल बता दूँ कि यहाँ पर मेरा राज चलता है और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। शी कहती है कि बॉस, तुम क्या मेरे बॉस बनने के लिए क्वालिफाइड भी हो?
जोंग्यू कहता है कि इतने सालों में आज से पहले मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की। हानशी कहती है कि मुझे तो तुम कोई पागल वगैरह लगते हो। इतना कहते ही वो जाने लगती है तो एक लड़का जिसका नाम गुवान था एंड वो जोंग्यू का चमचा था, वो उसका रास्ता रोककर कहता है कि यहाँ से नीचे होकर गुजरो। शी नहीं जा रही थी तो जोंग्यू कहता है कि इसके कपड़े उतारो। शी कहती है कि रुको, मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही वो जाने का नाटक करती है पर वो गुवान को धक्का देकर वहाँ से भागती है। अब जोंग्यू की पूरी गैंग उसके पीछे पड़ जाती है एंड उसे पकड़कर उसे मारने वाली थी, पर तभी ही पांचवा राजकुमार यानी ये आकर शी को बचा लेता है। अब शी को पांचवा राजकुमार खुद बचाने के लिए आया था तो जोंग्यू अपनी गैंग को लेकर पीछे हट जाता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। वो कहती है कि तुमने ठीक कहा। वो अलग अलग चीजों का नाम लेकर कहने लगती है कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, पर पांचवा राजकुमार उसकी एक बात पर भी रिएक्ट नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या मैं चाहिए। ये सुनकर पांचवा राजकुमार उसे साइड में लाता है, कहता है कि तुमने ठीक कहा, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर शी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो वीक प्ले बॉय हूँ, भला मुझ जैसा पर्सन तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है। इस बात पर भी पांचवा राजकुमार कुछ नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। आगे लालटेन फेस्टिवल आ जाता है। इस फेस्टिवल में शी जिंजी और इंजी को लेकर आई थी। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि जोंग्यू की बहन थी। उसे ना पांचवा राजकुमार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज पांचवा राजकुमार इस पार्टी में आने वाला था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब पांचवे राजकुमार की वहाँ पर एंट्री होती है तो ये लड़की उछल उछल कर उसे चीयर्स करने लगती है। तभी ही कुछ असैसिन्स आकर पांचवे राजकुमार के ऊपर हमला कर देते हैं। पांचवे राजकुमार को हराना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उसके 2 बॉडीगार्ड्स है, ऊपर से उसने 7 साल मिलिट्री सर्विस में लगाए थे। शी कहती है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना है, चलो यहाँ से। वो जब जा रही थी तो उस पर हमलावर आकर हमला कर देता है एंड उसे हॉस्टेज बना लेता है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आ जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ। वो हानशी को चाहता तो बचा सकता था पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे हानशी की कैपेबिलिटी को देखना था। शी भी पांचवे राजकुमार के इरादे जान जाती है, इसलिए वो जानबूझकर वीक होने का नाटक करती है। अब पांचवे राजकुमार को शी को बचाना ही पड़ता है। शी उसके हाथ को काटकर कहती है कि तुम चाहते तो तुम मुझे डायरेक्टली बचा सकते थे, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो उस पर चिल्ला रही थी तो पांचवा राजकुमार हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। अगले दिन शी जब कॉलेज आती है तो वो अपने साथ एक कछुए को लेकर आई थी एंड उस कछुए का नाम उसने वांगर रखा था। वो बार बार उसे वांगर वांगर कह के बुला रही थी। ये देखकर जोंग्यू से कहता है कि शी, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना, क्योंकि मेरी सरनेम वांग है और सारी प्रजा मुझे वांगर कह के बुलाती है। शी कहती है कि तो तुम्हारा नाम भी वांगर है, मुझे पता नहीं था। जब क्लास खत्म हो जाती है तो शी को एक लड़का बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दूर का कजिन हूँ। वो उसे सारा रिश्ता भी समझा देता है। हानशी कहती है कि हाँ, मुझे याद आ गया। वो लड़का कहता है कि आज तुम मेरे ब्रदर इन लॉ होते अगर तुम्हारी बहन जिंदा होती। हानशी सोचती है कि अच्छा, तो ये लड़का मेरा फियोंसे बनने वाला था। वो लड़का कहता है कि तुम्हें आंटी और अंकल से मिलना है। शी उसके साथ जाने वाली थी, तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार यानी आकर कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी रीडिंग पार्टनर हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। शी को पांचवे राजकुमार के साथ नहीं जाना था, पर वो राजकुमार था इसलिए वो उसकी बात का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। अगले सीन में पांचवा राजकुमार ड्राइंग बना रहा था एंड शी पढ़ रही थी, पर उसे तो पढ़ना काफ़ी बोरिंग लगता है। तो वो पांचवे राजकुमार के पास आकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है एंड जानबूझकर उसके कपड़े पर इंक लगा देती है। ये देखकर पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन कॉलेज में जोंग्यू एक सुअर के बच्चे को लेकर आया था एंड उसे मिस हान कह के बुला रहा था क्योंकि वो कल वाली चीज़ का बदला शी से लेना चाहता था। शी चिढ़कर पांचवे राजकुमार के बाजू में आकर बैठ जाती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है। वो पांचवे राजकुमार को बार बार परेशान कर रही थी। पांचवा राजकुमार भी इससे तंग आ जाता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। शी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब पांचवे राजकुमार को भी इसका बदला लेना था, तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि कल हमारा टेस्ट होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें बुरा परफॉर्मेंस करो। पांचवा राजकुमार शी को कुंग-फू की प्रैक्टिस करने को कहता है एंड वो हिले डुले ना, इसलिए उसने बाजू में एक कुत्ता भी बिठा कर रखा था। शी उसे कहती है कि कल तो हमारा टेस्ट होने वाला है, तो तुम मुझे कुंग-फू की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो। वो कोई भी जवाब नहीं देता, तो शी थोड़ा हिल डुल लेती है एंड उस कुत्ते को आँख दिखाती है, तो वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है।
थोड़ी देर ऐसी ही भागम भागई के बाद शी पांचवें राजकुमार के पास आकर उसके गले लग जाती है तो वो कुत्ता शांत बैठ जाता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो एंड जल्दी से प्रैक्टिस करने लगो। जैसे ही रात होती है तो शी घर जाने के बारे में सोचती है, पर पांचवा राजकुमार उसके बाल बांध लेता है एंड उसे जबरदस्ती पढ़ने को कहता है। शी तो फिर भी चालाक थी, वो इस जगह पर भी ऐसे ही सो जाती है। पांचवा राजकुमार जब देखता है तो वो सोचता है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन इसका टेस्ट था। शी ठीक तरह से सो नहीं पाई थी, इसलिए वो एग्जाम के दौरान ही सो जाती है। जोंग्यू एक चीट शी की तरफ फेंकता है। अब वो चीट सीधा टीचर उठा लेते हैं। टीचर शी से कहते हैं कि तुम क्या एग्जाम में चीटिंग कर रही हो? शी कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं है और मैं तो बस सोना चाहती हूँ। तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये चीट मुझे जोंग्यू और तुम्हारे डेस्क के बीच में मिला। जोंग्यू कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। उसका जो चमचा था गुवान, वो जोंग्यू को चेक करता है और कहता है कि टीचर, जोंग्यू के पास कुछ भी नहीं है। टीचर कहते हैं कि अब शी की बारी। शी थोड़ी डर जाती है क्योंकि अगर उसकी चेकिंग हुई तो सबको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है। वो लोग उसे चेक करने के लिए आ रहे थे, पर तभी ही बीच में पांचवा राजकुमार आ जाता है। पांचवा राजकुमार हानशी को चेक करके कहता है कि टीचर, इसके पास कुछ नहीं है। हानशी सोचने लगती है कि क्या अभी अभी पांचवें राजकुमार ने मेरी मदद की। आगे एग्जाम खत्म हो जाने के बाद पांचवा राजकुमार हानशी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की तो क्या तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना है? हानशी सोचती है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी मदद करो? मैं अपने आप से सब कुछ हैंडल करने वाली थी, पर तुम बीच में आ गए, तो भला मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कहूँ? अगले सीन में किंग पांचवें राजकुमार को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम पर हमला हुआ। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई। तो वो कहते हैं कि ठीक ही होगे क्योंकि तुम 7 सालों से मिलिट्री सर्विस में जो थे। फिर पांचवा राजकुमार वहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है कि किंग को भी मेरे रीडिंग पार्टनर के बारे में पता लग गया है कि वो हानशी है। अब मुझे ये देखना है कि वांग फैमिली इस पर क्या रिएक्ट करती है। हानशी सपना देख रही थी कि पांचवा राजकुमार आकर उसे किस कर रहा है, तो वो इस बुरे सपने से उठ जाती है एंड पांचवें राजकुमार को गालियाँ देने लगती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे जोंग्यू को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे रिश्ते हानशी के साथ कैसे हैं? तो वो कहता है कि कुछ ठीक नहीं है एंड अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे अपना फ्रेंड बनाऊं तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करने वाला। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हान आर्मी का सपोर्ट तो हमें ही मिलना चाहिए, ना कि उस पांचवें राजकुमार को। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हानशी की शादी तुम्हारी बहन शी युआन के साथ करवा दूंगा। जोंग्यू कहता है कि क्या डैड, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो? तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। फिर हमें इंपीरियल कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। चालू क्लास में जोंग्यू और उसके 2 चमचे गुआन और मोटू सो रहे थे। ये देखकर शी टीचर के ऊपर पत्थर फेंकती है। टीचर चिल्लाकर कहते हैं कि ये किसने किया? तो शी कहती है कि मैंने देखा, ये गुआन और मोटू ने किया। टीचर उन दोनों को उठाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम तो सो रहे थे, भला हम आप पर पत्थर क्यों फेंकेंगे? शी कहती है कि टीचर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप पांचवें राजकुमार से पूछ लीजिए। अब टीचर पांचवें राजकुमार के पास आते हैं तो पांचवा राजकुमार कहता है कि जहाँ तक मैंने देखा, ये पत्थर आपकी लेफ्ट साइड से आपको लगा था, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको पत्थर किसने मारा होगा। जोंग्यू कहता है कि ये मैंने नहीं किया है। टीचर कहते हैं कि बस बहुत हुआ। वो गुआन और मोटू दोनों को टॉयलेट साफ करने की सजा देते हैं। फिर लंच टाइम में शी पांचवें राजकुमार को खाने को इंसिस्ट कर रही थी। वो बार बार उसे खाना खाने को कह रही थी, तो ये देखकर पांचवा राजकुमार उसे मना कर देता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि ज़रूर उसने खाने में कुछ मिलाया होगा। हानशी सोचती है कि ये खाना खाने से मना क्यों कर रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं लग गया ना कि मैंने खाने में छमाल खोटा मिलाया है। जोंग्यू का ध्यान शी पर ही था। वो गुआन और मोटू से कहता है कि इस खाने को मत खाओ क्योंकि इस खाने में किसी ने ऑलरेडी कुछ मिला दिया है। तभी ही वो देखता है कि मोटू और गुआन दोनों को ही पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। लंच टाइम के बाद जब फिर से क्लास शुरू होती है तो इस बार शी टीचर के ऊपर बुक फेंकती है। टीचर चिल्लाकर कहते हैं कि ये किसने किया? तो शी कहती है कि ये पांचवें राजकुमार ने किया। टीचर जब उस बुक को देखते हैं तो वो तो एरोटिक बुक थी। टीचर ये देखकर उसे डांटते हैं कि तुम क्लास में ये सब कुछ लेकर आती हो। पांचवा राजकुमार उसे मना भी नहीं कर सकता था। टीचर उसे सजा देते हैं तो पांचवा राजकुमार कहता है कि शी मेरी रीडिंग पार्टनर है तो उसको भी मेरे साथ सजा मिलनी चाहिए। टीचर कहते हैं कि हाँ, तुमने तो ठीक कहा।
अगले सीन में शी और पांचवें राजकुमार को दीवार पर लिखने की सजा मिली थी, तो शी यहाँ पर एक कछुआ ड्रॉ कर देती है। ये देखकर टीचर उसे डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। जब टीचर उसे मारने के लिए आ रहे थे तो शी पांचवें राजकुमार के पीछे छुप जाती है एंड गलती से टीचर पांचवें राजकुमार को मार देते हैं। शी ये देखकर भाग जाती है एंड टीचर पांचवें राजकुमार से माफी मांगने लगते हैं कि योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोंग्यो शी के पास आता है और उसे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। रात में जब शी सोंग्यो के पास आती है तो बाजू वाले कमरे में सोंग्यो की पूरी फैमिली थी। सोंग्यो सोचता है कि डैड इस गधे की शादी मेरी बहन से करवाना चाहते हैं ना, पर देख लेना आज मैं ऐसा कुछ करूँगा कि डैड खुद से मना करेंगे कि मेरी बेटी की शादी इस पागल से तो मैं हरगिज नहीं कराऊंगा। शी युआन को भी हान शी में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो पांचवें राजकुमार जैसा कोई मस्क्यूलर मैन पसंद है। सोंग्यो शी से कहता है कि तुम्हारी उम्र 19 साल है तो तुम्हें शादी करने के बारे में ख्याल नहीं आता। शी उसे कहती है कि अभी तो मैं यंग हूँ, ऊपर से मैं कैपिटल में किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो इतनी जल्दी शादी करने से क्या फ़ायदा होगा। अभी तो मज़े करने की उम्र है तो मज़े करो। सोंग्यो फिर से उसकी शादी को लेकर बातें करने लगता है तो शी कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे लिए ज़रूर एक लड़की देखी है, इसलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो। सोंग्यो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल है। शी कहती है कि छी क्या बक रहे हो, वो कितनी प्लान और मैं कितना हैंडसम, ये हो ही नहीं सकता। मुझे उससे शादी करके कोई घाटे वगैरह में नहीं जाना है। वो उसकी और भी ज़्यादा बुराई करने लगती है तो शीयून और उसकी माँ से ये सहन नहीं होता। वो लोग यहाँ पर आ जाती है। शी कहती है कि वांगर तुमने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। शीयुआन और उसकी माँ दोनों ही शी को मारने के लिए आ रही थी पर जिंजी और इंजी आकर उसे रोकती है। यहाँ पर इन दोनों माँ बेटी और शी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वेल सोंग्यो तो यही चाहता था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सोंग्यो तुम क्या कुछ करना नहीं चाहते। सोंग्यो कहता है कि हाँ अभी करता हूँ ना। सोंग्यो शी को नीचे लाने के लिए उसका हाथ टच करता है एंड जैसे ही वो उसका हाथ टच करता है उसे वुमन परफ्यूम की स्मेल आती है एंड उसका हाथ भी उसे काफ़ी सॉफ्ट लगता है। ये देखकर सोंग्यो कुछ सोच में पड़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि झगड़ा करना बंद करो, लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह से हमारी ही इज्जत जाएगी। इतना कहते ही प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूर से पांचवें राजकुमार का बॉडीगार्ड ये नज़ारा देख रहा था। अब वो पांचवें राजकुमार के पास जाकर कहता है कि वांग फैमिली वालों ने हान शी को परस्यू करने की ट्राई की पर हान शी को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पांचवा राजकुमार कहता है कि ये हान शी कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है। उसे कुंग-फू आता है पर जैसे ही उसने हमें आता हुआ देख लिया तो वो होस्टेज बन गया। वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है पर वो ऐसे जताता है मानो जैसे वो कोई बुद्धू हो एंड वो एक प्ले बॉय की तरह रहता है, पर सच बात तो ये है कि उसे लड़कियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ शी सोच रही थी कि उसे पांचवें राजकुमार और वांग फैमिली दोनों में से किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर वो सोचने लगती है कि इसके लिए मैंने पांचवें राजकुमार और वांगर दोनों को काफ़ी परेशान किया पर कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। लगता है कि मुझे उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशान करना पड़ेगा। अगले दिन शी जब पांचवें राजकुमार के साथ पढ़ने के लिए जाती है तो वो अपने प्लान के मुताबिक उसे परेशान करने लगती है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम्हें क्या भूख लगी है, तुम्हें क्या मेरे घर में खाना है, तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वेल पांचवा राजकुमार ये सारी बातें इसीलिए कहता है क्योंकि वो शी को ड्रंक कराकर उसकी असलियत जानना चाहता था, पर इतनी सारी ड्रिंक करने के बावजूद शी को नहीं चढ़ती। वो बस नाटक करती है कि उसे चढ़ गई है पर असल में तो उसने पहले से ही एंटीडोट ले लिया था। ऊपर से शी तो इतनी चालाक थी कि उसे ये भी पता लग गया था कि ये पांचवा राजकुमार उसे ड्रंक कराकर उसकी असलियत जानना चाहता है। शी सोचती है कि इस बात का बदला तो मुझे उससे लेना है। अब वो एक लड़की के कमरे में जाकर उसे ज़बरदस्ती करने लगती है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है। शी उसे देखकर उस लड़की के पास जब जाने की ट्राई करती है तो उसका पैर किसी बॉक्स से टकरा जाता है। इस चक्कर में वो गिर जाती है एंड एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। किस करने के बाद शी भागकर अपने घर पर आ जाती है एंड पांचवें राजकुमार को गालियाँ देने लगती है। वो कहती है कि ये तो मेरा फर्स्ट किस था, उस हड्डी पसली ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, मुझे मेरा फर्स्ट किस वापस चाहिए। दूसरी तरफ पांचवें राजकुमार को शी के बारे में कुछ ऐसे सपने आ रहे थे। वो सोचता है कि शी तो एक लड़का है, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, ये सच में काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूलस है।
अगले दिन वो सभी लोग जब कॉलेज आते हैं तो सोंगयू शी को देख रहा था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि कहीं ना कहीं ये शी लड़की है। दूसरी तरफ था पांचवा राजकुमार। उसे शी के देखने पर, उसके टच करने पर उसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी। उससे वो परेशान था। वो सोचता है कि क्या सच में मैं कोई होमोसेक्सुअल हूँ, क्या मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बार बार शी को टच कर रहा था। सोंगयू कहीं बार ट्रिक्स करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि शी कहीं लड़की तो नहीं है ना, पर शी उसे ये भनक लग गई थी कि इस वंगर को उस पर शक हो गया है, इसलिए वो हर बार सोंगयू की ट्रिक्स से बच जाती है। जब वो घर आती है तो वो सोच रही थी कि पता नहीं आज पांचवें राजकुमार को क्या हो गया था, वो बार बार मुझे टच कर रहा था। जिंजी और इंजी उसे कहती है कि हमने पांचवें राजकुमार के बारे में एक रूमर सुना है कि वो लड़कों को पसंद करते हैं। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि हाँ, शायद यही कारण होगा। अगले दिन सोंगयू शी को ग्लोरियस पेविलियन में बुलाता है ड्रिंक कराने के लिए। यहाँ पर वो अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आया था। थोड़ी देर के बाद सोंगयू अपने चमचों और चमचियों को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड बाहर आकर कहता है कि शी, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे हैंडल कैसे करते हो। शी देखती है कि वंगर उसे देख रहा है, इसलिए वो जानबूझकर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती है। तभी ही वहाँ पर लियू नाम की एक लड़की आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि हाँ शी, तुमने मुझे धोखा देने की ट्राई की। फिर तो इन तीनों के बीच में पकड़म पकड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। सोंगयू सोचता है कि मैंने हान शी पर खामखा शक किया, वो एक लड़का ही है। यहाँ लियू अभी भी शी के पीछे पड़ी थी तो शी उससे बचने के लिए बाहर जाती है एंड बाहर आने के बाद गलती से शी से एक वानिंग नाम की लड़की के कपड़े उतर जाते हैं, वो भी सबके सामने। शी उसे सॉरी बोलकर बाहर भाग आती है। पांचवा राजकुमार बाहर ही था तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गैरेज में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद लियू नाम की लड़की जब वहाँ से चली जाती है तो शी अपने घर आती है। वो इंजी से कह रही थी कि वांग सोंगयू को अब मुझ पर ज्यादा शक नहीं होगा। तभी ही वहाँ पर जिंजी आती है। वो कहती है कि मैंने लोगों से सुना कि वानिंग की फैमिली वाले तुम्हारी शादी उससे कराना चाहते हैं क्योंकि वो लोग जस्टिस चाहते हैं। शी तो इसके लिए फटाक से मना कर देती है, पर जिंजी कहती है कि वानिंग ने सुसाइड करने की ट्राई की तो शी कहती है कि ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें उन लोगों को बस ये कहना है कि मैं रेडी हूँ, पर जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उससे मना कर दूंगी। आगे किंग इंपीरियल कॉलेज का सुपरवाइजर शी को बनाने का ऑर्डर देते हैं तो ये बात पांचवा राजकुमार शी को बता रहा था। शी कहती है कि मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ऐसे ही बस घूमती रहती हूँ, तो मैं भला सुपरवाइजर का काम क्यों करूँ। वो किसी लड़के का नाम लेकर कहती है कि वो लड़का गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ऊपर से पढ़ाई करने में भी होशियार है, तो हमें उसे सुपरवाइजर बना देना चाहिए। इस तरह से हम फेयर एंड स्क्वायर फैसला ले पाएंगे। पांचवें राजकुमार को शी का ये सुझाव अच्छा लगता है। शी फिर वहां से जाने लगती है तो पांचवा राजकुमार उसके पीछे आता है। पांचवा राजकुमार उससे बात करने की ट्राई करना चाहता था, पर शी उससे दूर हट रही थी। वो कहती है कि देखो, मुझे वुमन पसंद है ना कि मैन। अब ये बात तो पांचवें राजकुमार के दिल पर लग जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझे मैन पसंद नहीं है। आज रात तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा मेरे ही पैलेस में। शी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में वो दोनों खाना खा रहे थे। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं तुम्हारी बहन, जुड़वा बहन युआनिंग से मिला था। शी सोचती है कि क्या ये मुझसे मिला था, फिर ये बात मुझे याद क्यों नहीं है। पांचवा राजकुमार कहता है कि उस वक्त मेरी माँ बीमार थी एंड तुम लोगों के यहाँ मेरी माँ का इलाज हो रहा था, तब तुम्हारी बहन युआनिंग ने मुझे गिफ्ट के तौर पर ब्रेसलेट दिया था। मैंने अभी भी उस ब्रेसलेट को संभाल कर रखा है। मैं स्पेशली उसे थैंक यू कहना चाहता था, पर देखो ना कितने दुख की बात है कि अब युआनिंग इस दुनिया में जिंदा नहीं है। पर हान शी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहन की याद आ जाती है। शी कहती है कि हम दोनों जुड़वा है, इसलिए हमारा सिमिलर होना तो बनता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि फिर भी तुम मुझे तुम्हारी बहन की तरह लगते हो। शी कहती है कि अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो वहाँ से जाने लगती है तो पांचवा राजकुमार उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये साबित करके ही रहूँगा कि मुझे मर्द पसंद नहीं है, एंड अगर मुझे मर्द पसंद भी होते तो तुम मेरे टाइप के नहीं हो। शी कहती है कि रियली, फिर तो मुझे भी आज जानकर ही रहना है। फिर पांचवा राजकुमार शी को एक कमरा रहने को दे देता है। शी देखती है कि ये तो न्यूली वेड कपल का कमरा लगता है। एक्चुअली में ये कमरा पांचवें राजकुमार की वाइफ का था, पर उसकी तो अभी तक वाइफ नहीं आई, इसलिए पांचवें राजकुमार ने शी को ये कमरा ऐसे रहने के लिए दे दिया।
रात में शी सोने की ट्राई करती है पर उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसे कोई देख रहा हो। ये सोचकर शी वहाँ से रात में ही भागने की ट्राई करती है पर पांचवा राजकुमार उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से ऐसे ही नहीं भाग सकती। अगले सीन में वो शी के साथ ही सो जाता है ताकि शी भागे ना। शी सोचती है कि अब तो मैं यहाँ पर बुरी फंसी, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मुझे सोना नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है। पांचवा राजकुमार अभी भी उठा था। जैसे ही वो शी को देखता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड बार बार ऐसा ही हो रहा था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हानशी और युवानिंग जब खेल रहे थे तो एक हमलावर ने आकर हानशी को मार दिया था एंड युवानिंग को पानी में फेंक दिया था। दरअसल में ये सारा नज़ारा शी अपने सपने में देख रही थी। वो नींद में अपने भाई का नाम ले रही थी तो ये देखकर पांचवा राजकुमार उसके हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन शी जब उठती है तो पांचवा राजकुमार वहां से जा चुका था। आगे शी जिंजी और इंजी के साथ किसी पेविलियन में जाती है। वहां पर ऑलरेडी सोंग्यू और उसके 2 चमचे थे। जोंग्यू उनसे बातें कर रहा था कि अगर हानशी वुमन के कपड़े पहनती है तो वो सच में एक लड़की ही लगेगी। किसी को भी उस पर शक नहीं होगा कि ये लड़का भी हो सकती है। ये बात शी सुन लेती है। वो जोंग्यू के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। जोंग्यू कहता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम एक बार वुमन की ड्रेस को पहनो। शी कहती है कि ठीक है, चलो ट्री क्लाइंबिंग का कंपटीशन करते हैं। जो जीता वो फायदे में रहेगा और जो हारेगा उसे लड़की के कपड़े पहनने होंगे। तो जोंग्यू कहता है कि ये तो अच्छी डील है, मुझे भी ये डील मंजूर है। अगले सीन में ये दोनों ट्री क्लाइंबिंग के लिए रेडी थे। इन दोनों का कंपटीशन देखने के लिए सभी लोग आए थे। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तो शी जोंग्यू को धक्का दे देती है। तो जोंग्यू भी चीटिंग करने से कैसे पीछे रहता, वो किसी औजार की मदद से ट्री क्लाइंबिंग करने लगता है। तो ये देखकर शी कहती है कि वंगर तुम तो बहुत ही चालाक हो। वो जिंजी को आवाज देती है तो जिंजी अपना कौड़ा उसे दे देती है। अब शी बस जीतने ही वाली थी कि तभी ही कोई हमलावर आकर उसकी रस्सी को काट देता है। वो नीचे गिरने वाली थी पर तभी ही पांचवा राजकुमार अपने बॉडीगार्ड की हेयरपिन की मदद से शी को पेड़ पर ही लटका देता है। शी नीचे आने के बाद जिए, जो कि उस बॉडीगार्ड का नाम था, उसे स्पेशली थैंक यू कह रही थी। वो कहती है कि जिए, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ टैलेंट भी है। मैं तुम्हें सच में शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। तो तुम क्या मेरे साथ डिनर पर चलोगे? वो पांचवें राजकुमार और बाकी सभी को भी इनवाइट करती है। तो वो सभी लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो जो हमलावर था वो प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। एक्चुअली में ये हमला शी पर प्राइम मिनिस्टर ने ही करवाया था। ये बात जब जोंग्यू सुन लेता है तो वो अपने डैड के पास आकर कहता है कि डैड, आप शी को मारना क्यों चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर हान आर्मी का सपोर्ट हमें नहीं मिला तो वो पांचवें राजकुमार को भी नहीं मिलना चाहिए। जोंग्यू कहता है कि डैड, आप इतनी पॉलिटिक्स खेलकर पावरफुल क्यों बनना चाहते हो? तो प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं कि तुम तो सच में एक गधे हो। अगर तुम्हारा कजिन ब्रदर दूसरा राजकुमार राजा नहीं बना तो मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगी और तुम भी ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जोंग्यू कहता है कि मुझे ऐसी कोई जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ पर किसी को मारकर हम पैसे वाले बने, पावरफुल बने। इससे अच्छा तो हम गरीब बनकर शांति की जिंदगी जी सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मैं शी को आज नहीं मारता तो कोई दूसरा मार देता एंड वो इंसान इंपीरियल फैमिली से है। जोंग्यू कहता है कि एम्परर, भला एम्परर हान शी को क्यों मारना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हान आर्मी के अपने कुछ उसूल है। अगर हान आर्मी चाहेगी तो वो कभी भी एम्परर पर हमला कर सकती है, इसलिए एम्परर डर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हान शी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं पर एम्परर है। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। शी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो ये देखकर पांचवा राजकुमार उसे उठाकर अपने घर पर लाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जिए आकर उसे कहता है कि मैं शी को हैंगओवर सूप देकर आया। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। जब पांचवा राजकुमार सूप लेकर अंदर जाता है तो शी बेहोश थी। तो वो उसे ऐसे ही सूप पिलाने लगता है एंड इस चक्कर में वो सूप को उसके गले पर गिरा देता है। शी के कपड़े भी गीले हो गए थे तो वो उसके कपड़ों को उतारने लगता है। वो जैसे ही लास्ट वाली लेयर को उतारता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि हान शी एक लड़की है। वो वापस से उसके कपड़े पहना देता है। फिर वो सोचता है कि अगर ये युवानिंग है तो इसका मतलब ये है कि बचपन में हान शी की मौत हुई थी। पर युवानिंग यहाँ पर लड़का बनकर क्यों आई है? कारण चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस राज को अपने तक ही सीमित रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी बहन, जो कि दूसरे राजकुमार की माँ भी है, उससे बातें कर रहे थे। आज दूसरा राजकुमार कैपिटल में वापस आने वाला था तो ये देखकर प्राइम मिनिस्टर और उसकी माँ दोनों ही पांचवें राजकुमार को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं।
वो लोग अपने कुछ आदमियों को भेजकर दूसरे राजकुमार पर हमला करवा देते हैं। जब दूसरा राजकुमार राजमहल में घायल अवस्था में आता है तो किंग उसके लिए परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव आकर कहता है कि दूसरे राजकुमार को जो ये तीर लगा है वो सिर्फ और सिर्फ पांचवा राजकुमार ही यूज करता है। ये सुनकर दूसरे राजकुमार की मां नाटक करने लगती है। वो कहती है कि ये पांचवा राजकुमार मेरे बेटे से छलता है, इसलिए उसने मेरे बेटे को मारने के लिए ये सब कुछ प्लान बनाया। राजा जल्दी से पांचवें राजकुमार को राजमहल बुलाने का ऑर्डर देते हैं। शी देखती है कि पांचवें राजकुमार को कुछ गार्ड्स इंपीरियल कोर्ट में ले जा रहे हैं। अगले दिन वो जब कॉलेज आती है तो पांचवा राजकुमार वहाँ नहीं आया था। उसे पांचवें राजकुमार की चिंता हो रही थी क्योंकि शी जानती थी कि पांचवा राजकुमार ऐसी बेकार सी ट्रिक्स तो कभी नहीं खेलेगा। जोंग शी को देखकर परेशान था। वो सोचता है कि अगर मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं होता, इन एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता ना, तो आज हम सभी लोग खुश होते। किंग ने पांचवें राजकुमार को अपने पास बुलाया था। वो उसे पूछते हैं कि ये तीर क्या तुम्हारा है? पांचवा राजकुमार कहता है कि हाँ, ये तीर मेरा है। किंग उसे कहते हैं कि तुम क्या दूसरे राजकुमार से इतना छलते हो कि तुमने उसे जान से मारने का प्लान बनाया? पांचवा राजकुमार कहता है कि माना कि ये तीर मेरा है, पर मैंने दूसरे राजकुमार पर कोई हमला नहीं किया है। एंड अगर मुझे दूसरे राजकुमार को मारना ही होता तो मैं अपने ही मेंशन का तीर क्यों यूज करता? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी को मारने के बाद पीछे सुराग छोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जरूर मुझे कोई फंसाना चाहता है, तो आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से करें। किंग कहता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही। जब पांचवा राजकुमार कॉलेज वापस आता है तो शी उसके पास आती है एंड काफ़ी खुश लग रही थी। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तो शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बाकी मैं तो काफ़ी खुश थी कि मुझे तुम्हारे साथ आज पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये सुनकर पांचवा राजकुमार स्माइल करता है। तो वो कहती है कि तुम स्माइल भी करते हो? वो कहता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता। शी कहती है कि हर रोज तो तुम खड़ूस सा चेहरा लेकर घूमते रहते हो, कहीं बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम्हें लकवा तो नहीं मार गया है ना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पांचवा राजकुमार शी को अपना खुफिया अड्डा दिखाने के लिए ले जा रहा था। शी तो उस जगह को देखकर डर रही थी एंड वहाँ से भागने का सोचती है, पर पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। शी कहती है कि देखो, मुझे वुमन पसंद है और मुझे तुम्हारा कोई भी बैड पार्टनर नहीं बनना है। तभी ही वहाँ पर वो हमलावर आता है जिसने दूसरे राजकुमार पर हमला किया था। शी कहती है कि ये सब क्या है? तो पांचवा राजकुमार उसे सारी कहानी बता देता है। शी कहती है कि तुम तो सच में काबिले तारीफ हो, तुमने इतनी जल्दी हमलावर को पकड़ भी लिया। पर रुको जरा, अब तुम इसके साथ करने के वाले हो? देखो, मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं किया है, तो प्लीज इसकी तरह मुझे तुम कभी टॉर्चर मत करना। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैं भला तुम्हें टॉर्चर क्यों करूँगा, तुम मेरे मैन हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मैन कब से बनी? तो वो कहता है कि मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे मैन हो, मतलब कि तुम हो। वो हमलावर कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था कि मैं दूसरे राजकुमार पर हमला करूं एंड आपका नाम चढ़ा दूं। ये सुनकर शी शॉक हो जाती है। जब वो घर वापस आती है तो वो जिनजीन से कहती है कि आज पांचवा राजकुमार मुझे अपना खुफिया अड्डा दिखाने के लिए ले गया और उसने मुझे एक सबसे बड़ा राज भी बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पांचवा राजकुमार है वो मुझे अपनी तरफ करना चाहता है। दूसरी तरफ घर में बैठा सोंग्यू सोच रहा था कि उसके मेशी हार गया था तो उसे अब लड़कियों के कपड़े पहनने होंगे, पर रुको, उस पर हमला हो गया था तो इस हिसाब से तो ये गेम अनफेयर हुआ ना। अगले दिन शी जब लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए आती है तो सोंग्यू उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे ये गेम अनफेयर लग रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ लड़कियों के कपड़े पहनूंगा। शी कहती है कि वांगर, तुम तो लड़कियों के कपड़े में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तो सोंग्यू कहता है कि मैं नहीं, मेरे ख्याल से तुम ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। वो दोनों ही ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक कर चिढ़ा रहे थे। तो ये देखकर पांचवें राजकुमार को जलन होती है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों ही लड़कियों की तरह तैयार होकर आते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सोंग्यू तो सच में एक लड़की की तरह लग रहा है। शी ने मुझे लगवाई थी। तो ये देखकर सोंग्यू उसका मजाक बनाता है। अब शी भी कैसे पीछे हटती, वो दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं एंड इस चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज आ रहे थे। तो दूर से ये पांचवें राजकुमार से देखा नहीं जाता। वो जैसे ही आगे आने वाला था तभी ही सोंग्यू से शी को धक्का लग जाता है एंड शी पानी में गिर जाती है। यहाँ पर सोंग्यू को ऐसा एहसास होता है मानो जैसे उसने किसी लड़की के ब्रेस्ट को टच किया हो। वो इतना सोचकर शी को बचाने के लिए पानी में कूदता है, पर उससे पहले पांचवा राजकुमार आता है एंड शी को पानी से बाहर निकाल देता है।
थोड़ी देर के बाद शी अपने कपड़े बदल कर बाहर आती है तो पांचवा राजकुमार उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। शी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर वांगर भी पानी में लड़कियों के कपड़े पहनकर कूदा था, पता नहीं वो कैसा होगा। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें उस सोंग्यू की बड़ी फिक्र हो रही है। शी कहती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वांग फैमिली वालों के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि सच में तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दूसरी तरफ सोंग्यू, उसे पता लग गया था कि शी एक लड़की है, बस वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था, तो इसलिए वो सर्वेंट के कपड़े पहनकर शी के मेंशन में जाता है। वो मेंशन के खाली पड़े किचन में छोटी सी आग लगवा देता है, तो कुछ सर्वेंट उस आग को बुझाने के लिए चले जाते हैं। शी अभी अपने कपड़े बदल रही थी तो सोंग्यू उसे दूर से देखता है एंड अब तो उसे पक्का वाला यकीन हो जाता है कि शी एक लड़की है। जब शी आग को देखने के लिए चली जाती है तो सोंग्यू, जो कि कबर्ड में छुपा था, वो जल्दी जल्दी में कबर्ड बंद करना भूल जाता है एंड ऐसे ही खुला कबर्ड छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब शी वापस आती है तो उस खुले कबर्ड को देखकर सोचती है कि उस बंद पड़े किचन में तो आग लगना इम्पॉसिबल है, ऊपर से ये कबर्ड खुला है, यानी कि कोई तो यहाँ पर आया था। वो जिनजी से कहती है कि हमें और भी सावधानी से अब कदम उठाने होंगे। सोंग्यू घर आकर इसी बारे में सोच रहा था कि शी एक लड़की है, पर फिर वो सोचता है कि वाव, ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं अपनी अगली कहानी में लिखूंगा। एक्चुअली में सोंग्यू एक राइटर है एंड इस राइटर होने वाली बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी, खास करके प्राइम मिनिस्टर से। अगले दिन सोंग्यू की बहन शी ह्यूआन लड़का बनकर कॉलेज में जाती है क्योंकि उसे पांचवें राजकुमार को देखना था। वो प्रैक्टिस कर रही थी कि उसे पांचवें राजकुमार से किस तरह से बातें करनी है। शी उसे दूर से देखकर सोचती है कि लगता है कि ये शी ह्यूआन उस हड्डी पसली लकवाग्रस्त इंसान को प्रपोज करने वाली है। मुझे यहीं छुप कर सारा शो देखना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। जब वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है तो शी ह्यूआन भागी हुई उसके पास जाने लगती है, पर जैसे ही वो उसके करीब आती उससे पहले ही पांचवें राजकुमार का बॉडीगार्ड उसे लात मारकर दूर भगा देता है। फिर से वो उसे कुछ कहने के लिए चाहती, तभी ही पांचवें राजकुमार का ध्यान शी पर चला जाता है। वो शी के पास जाता है, कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो। शी बाहर आती है। वो पांचवें राजकुमार से कहती है कि ये लड़की तुम्हें कन्फेस कर रही है, तो जल्दी से उसे तुम हाँ कह दो। बेचारी शी ह्यूआन का पोपट तो पांचवें राजकुमार के सामने ऑलरेडी हो गया था, तो वो शी को गालियाँ देती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शी कहती है कि तुमने उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों गुड मैच हो। पांचवा राजकुमार कहता है कि बोलने से पहले तुम कुछ तो सोचा करो। शी कहती है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया। तो वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने ये किया। जब शी घर वापस जाने लगती है तो शी ह्यूआन आकर उसे मारने लगती है, पर बीच में पांचवा राजकुमार आ जाता है एंड शी को बचा लेता है। शी ह्यूआन अभी भी बस चिल्ला ही रही थी तो सोंग्यू आकर कहता है कि शी ह्यूआन, ये हमारा घर नहीं है, कॉलेज है, ज़रा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। दूसरी तरफ पांचवा राजकुमार शी को लेकर एक फूलों के गार्डन में गया था। शी को ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शी के घोड़े के सामने जैसे ही एक बर्ड आता है तो शी नीचे गिरने वाली थी, पर पांचवा राजकुमार आकर उसे बचा लेता है। आज जो कुछ भी हुआ था शी उसके बारे में सोच रही थी एंड अचानक से ही उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरी हार्ट बीट क्या पांचवें राजकुमार की वजह से तेज़ हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं घोड़े से गिरने वाली थी इसलिए मैं डर गई हूँ एंड शायद इसके ही कारण मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। अगले दिन कुछ मंत्री किंग से कहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप जल्दी से क्राउन प्रिंस को चूज़ कर लीजिए। किंग सभी से कहता है कि आप लोग ही बता दीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा कैपेबल है। सभी मंत्री अपने अपने हिसाब से राजा को अलग अलग राजकुमारों का नाम सजेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर मंत्री के दो ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप दूसरे राजकुमार को सपोर्ट कर रहा था एंड दूसरा ग्रुप पांचवें राजकुमार को सपोर्ट कर रहा था एंड ये दोनों ही ग्रुप राजा के सामने आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देखकर तो किंग की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, दोनों ही राजकुमार कंपटीशन करेंगे एंड जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा मैं उसे ही क्राउन प्रिंस बनाऊंगा। घर में बैठी शी सोच रही थी कि मैंने तो अपनी छाप प्ले बॉय की बना दी है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं लड़कियों को देखने के लिए ही नहीं गई हूँ। लगता है कि अब मुझे पेविलियन में जाना पड़ेगा। इतना सोचकर शी इदियन पेविलियन में जाती है। वहाँ पर वो एक लड़की के साथ बैठी थी। तभी ही वहाँ पर सूजी नाम का एक लड़का आकर उस लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वांग के कुछ गार्ड्स आकर कहते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तो हमें इसे मारना पड़ेगा।
शी इस सुजी नाम के लड़के को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो सोचती है कि ये वांग के गार्ड्स तो इसे जल्दी ही मार देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शी उन प्राइम मिनिस्टर के गार्ड से कहती है कि इस लड़की के पेट के अंदर मेरा बेटा है, यानी कि हान फैमिली का वारिस है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो हान आर्मी उसे नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वो गार्ड पीछे हट जाते हैं। अब शी उस सुजी नाम के लड़के के पास आती है। वो लड़का उस लड़की को छोड़कर शी को हॉस्टेज बना लेता है एंड तभी ही ये दोनों उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। सूजी उन दोनों से कहता है कि मुझे अपने डैड के लिए न्याय चाहिए, इसलिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ एंड मैं हान शी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। तो तुम लोग अगर मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि अगर तुमने हान शी को हर्ट नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, कोई भी गार्ड तुम्हें टच भी नहीं करेगा। सूजी को पांचवें राजकुमार की बात पर यकीन नहीं होता। वो ऐसे ही शी को लेकर बाहर जाता है। बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स थे एंड जैसे ही सूजी का ध्यान भटकता है तो पांचवा राजकुमार अपनी ट्रिक से उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में वो लड़की शी का थैंक यू कह रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया, तुम तो सच में एक रियल मैन हो। ये सुनकर सोंगयू और पांचवा राजकुमार दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर जब सूजी को होश आता है तो उसे कोर्ट ले जाया जाता है। जज उसे कहते हैं कि तुमने हान शी और हान के वारिस दोनों को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? तो सूजी कहता है कि मेरे डैड एक सरकारी ऑफिसर है। कुछ महीने पहले मेरे डैड पर बेबुनियादी आरोप लगा, जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसके लिए उसे जेल भेजा गया एंड कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि जेल में ही मेरे डैड मर गए। हमारे चिंगजू सिटी में जो सरकारी सहाय मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है एंड इसका आरोप मेरे डैड पर लगा है, इसलिए मैं दूसरे राजकुमार के ऊपर केस करना चाहता हूँ। ये सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर का चमचा जज था वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक राजकुमार के बारे में ऐसा कहने की। पर वो जो अच्छा वाला जज था वो कहता है कि अगर दूसरे राजकुमार ने गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। किंग अपने पास दूसरे राजकुमार को बुलाते हैं। दूसरे राजकुमार ने ये गुनाह किया था, इसलिए वो बहाना मारकर वहाँ से जाने लगता है। तो किंग उससे कहता है कि तुम एक राजकुमार हो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? किंग कुछ ऑफिशियल से कहते हैं कि इस बात की ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शी अभी भी उसी इदियान पेविलियन में थी। इस पेविलियन का ये कमरा हमेशा ही सोंग्यू यूज करता है, पर आज शी वहाँ पर थी तो शी को वहाँ पर कुछ बुक नजर आती है। जब वो उन बुक्स को देखती है तो शी को पता लगता है कि जो इनके सिटी का फेमस राइटर है इदियान में वो और कोई नहीं पर सोंग्यू है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वो सोंग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी सीक्रेट के बारे में पता लग गया है, तुम ही फेमस राइटर इदियान में हो ना? सोंग्यू कहता है कि क्या बक रही हो? वो कहती है कि झूठ मत कहो, देखो तुम दोनों की राइटिंग भी सेम है। पर फिर भी सोंग्यू तो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, भला मैं ऐसा बेकार सा काम क्यों करूँगा? शी उसे कहती है कि फंकर मुझे पता लग गया है कि तुम ही इदियान में हो। शी ने उसकी कहानी को पढ़ा था तो वो कहती है कि फंकर मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। सोंग्यू कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करती है? दूर से ये सारा नज़ारा पांचवें राजकुमार ने देख लिया था, उसे तो ये देखकर छलन हो रही थी। यहाँ पर सोंग्यू वो सोच रहा था कि शी क्या मुझे पसंद करती है, पर अभी अभी उसे देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है। शी उसके पास आकर कहती है कि क्या इल्यूशन है? वो कहता है कि कुछ नहीं, पर फिर वो सोचता है कि मैं जब भी शी को देखता हूँ तो मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ। उन दोनों को इतना करीब देखकर पांचवा राजकुमार चिल्लाकर शी को बुलाता है और कहता है कि चलो रीडिंग करने के लिए। आगे जब शी पांचवें राजकुमार के मेंशन में होती है तो पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम्हें क्या इदियान में इतना पसंद है? अगर तुम लड़की होती फिर भी वो तुम्हें इतना ही पसंद आता? वो कहती है कि हाँ, पर रुको, मैं तो एक मैन हूँ एंड जहाँ तक इदियान में की बात है तो वो एक अच्छा राइटर है एंड आज तक इदियान में को किसी ने भी नहीं देखा है। वो एक मिस्टीरियस मैन है। फिर अगले सीन में पांचवा राजकुमार अपनी माँ की हेयर पिन गिफ्ट में देते हुए शी से कहता है कि इसे तुम अपने पास रखना, ये एक छुपा हुआ हथियार है। शी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि मुझे कहीं से पता लगा है कि तुम्हें चिंगजू सिटी जाना है। तो शी कहती है कि हाँ, मुझे सूजी के केस को सॉल्व करना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि फिर क्यों ना हम दोनों साथ में जाए। फिर अगले दिन वो दोनों चिंगजू सिटी में पहुंच गए थे। वहां पर वो एक भिखारी बच्चे के जरिए सारी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो भिखारी का बच्चा कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी सहाय नहीं भेजी है, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं, इवन हमें तो कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। पांचवा राजकुमार उस बच्चे से पूछता है कि यहाँ के जो मिस्टर शू, जो कि सूजी के डैड का नाम है, वो कैसे है?
क्या वो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं? तो वो भिखारी का बच्चा कहता है कि मिस्टर शू काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, वो हमेशा ही लोगों की मदद करते थे, पर कुछ महीने पहले उसे अरेस्ट किया गया, उसे जेल में डाला गया। इन जेल में जाने के बाद हम सभी लोगों को ये पता लगा कि उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। वहाँ पर बाउसी नाम का एक डॉक्टर भी है, पर वो भी उसे नहीं बचा पाया। ये सुनकर शी और पांचवा राजकुमार दोनों ही एक पेवेलियन में जाते हैं। इन जानबूझकर किसी अमीर सादे की सीट पर बैठते हैं। जब वहाँ पर वो अमीर सादा आता है तो वो ये देखकर ऑफेंड हो जाता है। एंड शी तो जानबूझकर उससे पंगा ले लेती है। ये देखकर उस मोटू अमीर सादे को उस पर गुस्सा आता है एंड वो गार्ड को बुलाकर इन दोनों को ही जेल में डलवा देता है। वहाँ जेल में जाने के बाद वो लोग उसी डॉक्टर बाउसी से मिलते हैं। शी वहाँ पर पेट दर्द होने का नाटक करती है ताकि डॉक्टर बाउसी उसके पास आए एंड उससे थोड़ी बात करे। जब डॉक्टर बाउसी उसके पास आता है तो शी उसे कहती है कि मुझे तो तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। बाउसी कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो शी कहती है कि मैं मिस्टर शू का बेटा सूजी हूँ। ये सुनकर डॉक्टर बाउसी कहता है कि अच्छा तो तुम मिस्टर शू के बेटे सूजी हो। शी उसे कहती है कि मुझे जानना है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर बाउसी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत जहर के कारण हुई है एंड मरने से पहले तुम्हारे डैड ने मुझे एक ठोस एविडेंस दिया है, पर उस एविडेंस को मैं तुम्हें तभी ही दूंगा जब तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालोगे। वो कहती है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। अगले दिन वो मोटू लड़का जब इन दोनों को देखने के लिए आता है तो पांचवा राजकुमार उन सभी गार्ड्स को इन मोटू को मारता है, इन सभी जेलर्स को वहां से भगा देता है। जब ये सभी लोग वहां से भाग रहे थे तभी ही उन पर कोई हमला कर देता है। पांचवा राजकुमार उससे कहता है कि तुम तो चिंगजू सिटी के सरकारी ऑफिसर हो, तुम्हें तो लोगों की मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम तो उसे बिना किसी रीजन के जेल में डाल रहे हो। वो ऑफिसर कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सिखाने वाले? तो शी कहती है कि ये इस एम्पायर का प्रिंस ची है। उस ऑफिसर को शी की बात पर यकीन नहीं होता एंड वो अपने गार्ड से कहता है कि इन पर हमला करो। तभी ही वहाँ पर रॉयल आर्मी आती है एंड उस ऑफिसर को बंदी बना लेती है। अगले सीन में वो दोनों बाउसी से कहते हैं कि जल्दी से हमें वो एविडेंस दो। तो बाउसी कहता है कि तुम एक लड़की हो पर फिर भी तुमने लड़का होने का नाटक किया। शी कहती है कि तुम ये क्या बक रहे हो? पांचवा राजकुमार कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक लड़की है या फिर लड़का है, इस बात से फर्क पड़ता है कि ये हान फैमिली का वारिस है। डॉक्टर बाउसी कहता है कि यह बात तो तुमने ठीक कही। फिर वो उन दोनों को एक लेटर देते हुए कहता है कि मिस्टर शू ने मरने से पहले ये खत अपने खून से लिखा हुआ है। एविडेंस देकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद पांचवा राजकुमार कहता है कि तो तुम सूजी को पहले से ही जानती थी और तुमने सूजी को बचाने के लिए इतनी मेहनत की। शी कहती है कि हाँ, मेरे डैड और मिस्टर शू दोनों ही पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि मिस्टर शू ने हमारे यहाँ 3 साल काम किया है। ये सुनकर पांचवा राजकुमार को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने अपने अंदर कितने सच को छुपा कर रखा है। शी सोचती है कि अब क्या ये मुझे डरा कर अपनी तरफ करना चाहता है। वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहती थी पर पांचवा राजकुमार इतना गुस्से में था कि वो उसे यहाँ से जाने को कह देता है। उसके जाने के बाद पांचवा राजकुमार सोचता है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शी बाहर बाउसी के पास गई थी। बाउसी उसे कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारा लड़की होने वाला सच पांचवें राजकुमार के सामने रिवील कर दिया। तो वो कहती है कि इस बात को छोड़ो, वैसे तुमने मिस्टर शू का अच्छी तरीके से ध्यान रखा, इसके लिए थैंक यू। अब पांचवा राजकुमार भी बाहर आ जाता है। वो शी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि शी नहीं, तुम्हारा नाम तो युवानिंग है ना, तो मुझे तुम ये बताओ कि शी कहाँ पर है। वो कहती है कि शी की मौत बचपन में ही हो गई थी, तब से ही मेरी फैमिली ने मुझे शी की तरह बड़ा किया है। पांचवा राजकुमार कहता है कि क्या सूजी को तुम्हारे सच के बारे में पता है? तो वो कहती है कि नहीं, मैं एक लड़की हूँ, ये बात मेरे मॉम डैड और जिंजी इंजी के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हारी शादी बचपन में ही तुम्हारी कजिन के साथ तय हो गई थी, तो तुम इसके बारे में क्या कहोगी? वो कहती है कि वो शादी तो कब की टूट गई है और इस दुनिया के लिए युवानिंग तो कब की मर चुकी है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हान शी ही जिंदा है। मैं ही हान आर्मी की एकलौती वारिस हूँ और मुझे ही आगे चलकर हान आर्मी को संभालना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम एक लड़की हो। शी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहता है कि नाटक करना बंद करो, पूरे कैपिटल को पता है कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। पांचवा राजकुमार शी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है। शी उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो पर बदले में मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर पूरी हान आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मुझे इसी तरह से लड़का बनकर रहना पड़ेगा एंड मैं आशा रखती हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करोगे।
इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर पांचवें राजकुमार को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। जब वो लोग वापस कैपिटल जा रहे थे तो पांचवा राजकुमार शी से बात नहीं कर रहा था। शी काफ़ी ट्राई करती है कि वो उससे बात कर ले, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। आगे वो लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। अब यहाँ पर पांचवें राजकुमार के बॉडीगार्ड और डॉक्टर बाउसी दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता था। तो शी कहती है कि लगता है कि तुम लोगों ने मेरा टैलेंट देखा नहीं है। वो बहुत सारी डिंगे मारती है, मानो जैसे वो तो कोई 5 स्टार मिशेलिन शेफ हो। पर जब वो खाना बनाने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर आग लगा देती है। ये देखकर पांचवें राजकुमार को थोड़ी हंसी आ जाती है। उसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाता है। शी को तो उसका खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आगे बाउसी कहता है कि आप दोनों एक ही कमरे में सो जाइए, मैं और बॉडीगार्ड दोनों बाहर सो जाएंगे। ये सुनकर शी मना करती है तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप लोग नोबल फैमिली से हैं तो आपको अंदर सोना चाहिए, मैं और डॉक्टर बाहर सो जाएंगे। अब शी को पांचवें राजकुमार के साथ रुकना ही पड़ता है। वो कहती है कि ये बाउसी सच में एक चालाक लोमड़ी है। आगे वो दोनों एक ही बेड में सो रहे थे। शी उसे पूछती है कि तुम तो पैलेस में पले बड़े हो, तुम्हारे आसपास तो काफ़ी ज़्यादा नौकर चाकर होंगे, फिर तुम्हें कुकिंग कैसे आती है? तो पांचवा राजकुमार कहता है कि मैं बचपन में ही वेस्टर्न टेरिटरी में मिलिट्री सर्विस के लिए चला गया था, तब से ही मुझे ये सब कुछ आता है। शी सोचती है कि इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई एंड तब से ही वो सरहद पर रहा है, काफ़ी अकेला होगा। हाँ, शायद इसीलिए वो हमेशा ही इतना खड़ूस चेहरा लेकर घूमता है। वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कहता है कि थैंक्स। शी उसे कहती है कि तुम्हें इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करनी चाहिए, तो बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? पांचवा राजकुमार शी के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो कि लड़का बनकर घूमती है एंड बार बार झूठ बोलती है। शी समझ जाती है कि ये उसी के ही बारे में बात कर रहा है, तो वो उसे कहती है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी है, आपको इससे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, इस बुरी लड़की के बारे में आप भूल जाइए। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि इस बुरी लड़की के ही कारण मेरी जिंदगी में ब्राइटनेस आई है। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। शी भी पहले उसे मना नहीं करती, पर जैसे ही उसे ख्याल आता है तो वो उसे दूर हटा देती है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। शी मना करती है तो पांचवा राजकुमार कहता है कि फिर तुमने मेरे किस का रिस्पॉन्स क्यों दिया? शी उसे कहती है कि 2 चीज़ें मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, पहली कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती एंड दूसरी हमारा रिश्ता होना इम्पॉसिबल है। पांचवा राजकुमार कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहने के लिए तैयार हूँ। शी कहती है कि तो तुम क्या किंग को ये बता दोगे कि मैं एक लड़की हूँ? इतना कहते ही वो सो जाती है। वो सोचता है कि शी, क्या तुम्हारे दिल में मैं कोई ऐसा इंसान हूँ? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर हालत ऐसे है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पर देख लेना, जब मैं किंग बनूंगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। अगले दिन वो सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। पांचवा राजकुमार किंग के पास जाकर कहता है कि मैंने सेंग पेंग, जो कि एक सरकारी गद्दार ऑफिसर है, उसे पकड़ा है। अभी के लिए हमने उसे जेल में डाला है। अगर दूसरे राजकुमार ने कोई गलती की है तो वो 1 वीक के अंदर बता देगा। इन 1 वीक के बाद आपके पास सारे रिजल्ट होंगे। किंग कहता है कि इसे छोड़ो, तुम्हें और दूसरे राजकुमार दोनों को ही मिनिस्ट्री वर्क करने के लिए जाना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी ये बात दूसरे राजकुमार को जब बताते हैं तो दूसरा राजकुमार कहता है कि मेरे लिए अभी मिनिस्ट्री का काम करना ज़रूरी नहीं है। अगर उस सेंग पेंग ने अपना मुँह खोल दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। किंग के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और किंग दोबारा मुझ पर यकीन नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? पांचवा राजकुमार किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड उसकी माँ भी उसे पसंद नहीं थी, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो एंड सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पांचवें राजकुमार के मेंशन में मिस चू आई थी। पांचवा राजकुमार और मिस चू दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं एंड ये जो मिस चू है वो पांचवें राजकुमार को पसंद करती है, पर पांचवा राजकुमार सिर्फ और सिर्फ उसे एक बहन की नज़रों से ही देखता है। अगले सीन में वो सभी लोग कॉलेज में होते हैं। जोंग शी से पूछता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? वो कहती है कि फंगर, लगता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा याद किया है। जोंग कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कहीं पांचवें राजकुमार के साथ एक ही कमरे में सोई तो नहीं थी ना? वो कहती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ही पांचवा राजकुमार आकर कहता है कि हाँ, ये बात सच है, हम दोनों साथ में एक ही बेड पर सोए थे। ये सुनकर शी कहती है कि इसने जानबूझकर ये किया। जोंग सोचता है कि मेरा शक सही था, पांचवें राजकुमार को भी ये पता है कि शी ही एक लड़की है। यहाँ पांचवा राजकुमार सोच रहा था कि जोंग को कहीं ना कहीं शी के सच्चाई के बारे में पता लग गया है।
जब स्कूल खत्म हो जाता है तो जोंग्यू कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मैजिक शो देखना पसंद करोगी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से मज़े नहीं किए हैं। आगे शी पांचवें राजकुमार के साथ पढ़ने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जब मिस चू आती है तो उसे देखकर शी सोचती है कि सभी लोग कैपिटल में ये बातें कर रहे हैं कि पांचवें राजकुमार और मिस चू की शादी होने वाली है। यह सोचकर मिस चू को शी पांचवें राजकुमार से दूर करती है एंड उसके आसपास भी उसे भटकने नहीं देती। फिर वो जोंग्यू के साथ मैजिक शो देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसके पीछे पीछे पांचवा राजकुमार आता है एंड पांचवें राजकुमार के पीछे पीछे मिस चू आती है। जोंग्यू कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ, कोई बात नहीं, चलो मिलकर मैजिक शो देखते हैं। शी जोंग्यू के साथ बैठी थी एंड मिस चू पांचवें राजकुमार के पास। तो पांचवा राजकुमार जानबूझकर शी को चलाने के लिए मिस चू के और भी ज्यादा क्लोज होता है। शी भी ये सारी बातें समझ रही थी, तभी ही वो करतब दिखाने वाला अचानक से ही शी पर हमला कर देता है। बट लकीली पांचवा राजकुमार और जोंग्यू शी को बचा लेते हैं। आगे वो दोनों उस हमलावर के जब पीछे जाते हैं तो वो हमलावर और भी अपने साथियों को बुलाता है। जोंग्यू उन्हें मारता है पर वो हमलावर जोंग्यू पर हमला नहीं करते एंड बस उसके हमले से सिर्फ बच ही रहे थे। ये देखकर पांचवा राजकुमार समझ जाता है कि ये हमलावर कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर के ही भेजे हुए हैं। शी जब उस मेन हमलावर को देखती है तो उसे बचपन वाला इंसिडेंट याद आता है एंड वो समझ जाती है कि ये हमलावर वही है। पांचवा राजकुमार और उसका बॉडीगार्ड सिंगतिंग दोनों ही उन हमलावरों से लड़ रहे थे एंड इस चक्कर में सिंगतिंग थोड़ा घायल भी हो जाता है। उस मेन हमलावर को ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे हमलावरों को पांचवें राजकुमार के साथ बिजी रखता है एंड वहाँ से खुद की जान बचाकर भागता है। आगे वो सभी लोग घर आए थे। शी कुछ ठीक नहीं थी तो ये देखकर पांचवा राजकुमार इसका कारण पूछता है। शी उसे बता देती है कि ये वही हमलावर था जिसने मेरे भाई को मारा था। पांचवा राजकुमार उसे कहते हैं कि ये जो अभी हम पर हमला हुआ था वो सारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि जोंग्यू के डैड ने करवाया था, पर तुम चिंता मत करना, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। शी कहती है कि जरूरत नहीं है, हान आर्मी कभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई है तो मुझे भी ये नहीं करना है, ये मेरा बदला है तो इस बदले को मैं ही लूंगी। दूसरी तरफ जोंग्यू अपने डैड के पास आकर कहता है कि आपने शी को मारने की कोशिश क्यों की। यह सुनकर उसके डैड उसे एक चाटा लगा देते हैं। तो जोंग्यू कहता है कि अगर आपने दोबारा शी को हर्ट करने की ट्राई की तो मैं आपके उस बॉडीगार्ड को जान से मार दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मेरा नालायक बेटा एक दिन जरूर मुझे ले डूबेगा। अगले दिन शी जब कॉलेज आती है तो जोंग्यू उससे बात करना चाहता था पर शी उससे कोई भी बात नहीं करती। आगे वो पढ़ाई करने के लिए पांचवें राजकुमार के पास आ जाती है। वहाँ पर शी युआन आई थी। वो जब मिस चू को देखती है तो वो उसकी बेइज्जती करने लगती है एंड उसे ताने मारती है कि तुम तो उसकी बहन हो तो कोशिश मत करो कि वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर मिस चू भी कैसे चुप बैठती। वो भी उसे कहती है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करता तो वो तुमसे भी शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो। ये सुनकर शी युआन को गुस्सा आता है। वो मिस चू को चाटा लगा देती है तो शी ये देखकर उसके पास आती है, कहती है कि तुम्हें इसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। तभी ही मिस चू अपनी कुछ दासियों को बुलाकर शी युआन को मारती है। तो शी मिस चू से कहती है कि तुम्हें भी इसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। यह सुनकर मिस चू शी को भी बहुत सारी बातें सुना देती है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है तो मिस चू एकदम से चुड़ैल से सती सावित्री बन जाती है। शी कहती है कि इसे अचानक से क्या हो गया, पर जब वो पांचवें राजकुमार को देखती है तो वो सोचती है कि अच्छा तो ये रीजन था। पांचवा राजकुमार इन दोनों से पूछता है कि तो बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। ये दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगती है। मिस चू तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सती सावित्री हो रही थी। तो ये देखकर शी युआन को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम तो सच में एक वैम्पायर हो। फिर से ये दोनों पांचवें राजकुमार के सामने लड़ने लगती है। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि बस करो, शी तुम बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो शी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मिस चू अचानक से ही बेहोश होने का नाटक करती है। तो शी कहती है कि इसके पास तो सच में चालाक लोमड़ी का दिमाग है। पांचवा राजकुमार कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो शी युआन से कहता है कि मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के घर पर एक लेटर भिजवा दिया है, वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आते होंगे। अगली सीन में डॉक्टर बाउसी शी युआन का इलाज करता है एंड उसके बाद मिस चू के पास जाने लगता है। शी युआन को लेने के लिए दूसरा राजकुमार और जोंग्यू दोनों ही पांचवें राजकुमार के मेंशन में आए थे। पांचवा राजकुमार उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी बहन ने मिस चू को मारा है तो उसे कहो कि माफी मांगे एंड यहाँ से चली जाए। दूसरा राजकुमार कहता है कि ये लड़कियों के बीच की आर्ग्यूमेंट है तो हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है तो मिस चू काफ़ी ज़्यादा समझदार है, उसे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
पांचवा राजकुमार कहता है कि उसने गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तभी ही वहाँ पर मिस चू आती है एंड कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पांचवें राजकुमार का रिश्ता फांग फैमिली से बिगड़ जाए, तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुमने अगर फैसला कर ही लिया है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। यह सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस चू को यह सुनकर बुरा लगता है। मिस चू यहाँ पर चाहती थी कि पांचवा राजकुमार उसका स्टैंड ले, पर पांचवें राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर मिस चू को पांचवें राजकुमार पर सारा ब्लेम डालना चाहिए, पर वो शी पर डालती है। कहती है कि अगर वो हान शी यहाँ पर नहीं होती तो पांचवा राजकुमार आज मेरे साथ होता। दूसरी तरफ शी जिंजी और इंसी के साथ बाजार में घूम रही थी तो जिये चोरी चुपके उसका पीछा कर रहा था। शी थोड़ी देर के बाद उसे पकड़ लेती है एंड पूछती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो जिये कहता है कि पांचवें राजकुमार ने मुझे एस्कॉर्ट करने को कहा है। शी कहती है कि फिर ठीक है, करते रहो। आगे वो लोग बहुत सारा सामान खरीद कर सारा सामान जिये को पकड़ने को कहती है। जानबूझकर उसके सामान को गिरा देती है। जब जिये उन सामान को पकड़ रहा था तो शी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। जब शी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तब एक लड़की उसके पास आती है एंड अपने कपड़े खुद उतार कर चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी मदद करो, ये लड़का मुझे सेक्सुअली हरेस कर रहा है। शी कहती है कि मैंने कब किया। तभी ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी लोग शी को मारने के लिए आ रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि इस बात का बदला आप इस लड़के के कपड़े उतार कर लीजिए। अब वो लोग शी के कपड़े उतारने वाले थे तो ये देखकर शी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये लोग तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो लोग शी को पकड़ लेते हैं। तभी ही वहाँ पर सोंग्यू आ जाता है एंड उन सभी गुंडों को मारकर शी को बचा लेता है। शी उसे बिना थैंक यू कहे हुए वहाँ से जा रही थी तो सोंग्यू उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बाल खुले हैं, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। शी कहती है कि छोड़ो मुझे। तो सोंग्यू उसे और भी ज़्यादा करीब खींचकर कहता है कि अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें मुझे बदले में थैंक यू नहीं कहना है। यह सुनकर शी उसे मारती है एंड उसे दूर होती है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है एंड शी को अपने घोड़े में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पांचवें राजकुमार के बॉडीगार्ड जिंगटिंग ने उस लड़की को पकड़ लिया था एंड अभी वो उसे पूछताछ कर रहा था। तभी ही वहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि किसी ने मुझे पैसे देकर ये सब कुछ करने को कहा था। वो इंसान बस चाहता था कि शी की इज्जत सबके सामने उतर जाए। पांचवा राजकुमार उसे पूछता है कि वो इंसान कौन था तो वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है। अगले सीन में पांचवा राजकुमार मिस चू के पास जाता है एंड उसे सारे सबूत दिखाते हुए कहता है कि तुमने ये क्यों किया। मिस चू सोचती है कि इसको कैसे पता चल गया कि ये सारा कुछ मैंने ही करवाया है, पर फिर भी वो इनोसेंट होने का नाटक करती है एंड कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पांचवा राजकुमार कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, पर फिर भी तुम ये नहीं मानोगी कि हान शी पर हमला तुमने ही करवाया था एंड सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाने का प्लान भी तुम्हारा ही था। मिस चू कहती है कि मैंने ये नहीं किया है एंड अगर आप ये बात मुझसे मनवाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा। पांचवा राजकुमार सोचता है कि ये सारा कारनामा इसी ने ही किया है, पर देखो तो कितना नाटक कर रही है। ये मेरी कजिन है तो मैं इसे सज़ा भी नहीं दे सकता। अगर मैंने इसे बिना बात की सज़ा दी तो अंकल आंटी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आगे सभी लोग जब कॉलेज जाते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा 3 दिनों के बाद शूटिंग कंपटीशन होने वाला है, तो अभी से ही तुम लोग तैयारियां करना शुरू कर दो। अगले दिन सभी स्टूडेंट मिलकर शिकार पर जाते हैं। शी की टीम में पांचवा राजकुमार, शी का कजिन ब्रदर और इंपीरियल कॉलेज का सुपरवाइजर था। ये चारों लोग जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तभी ही कुछ हमलावर आकर उस पर हमला कर देते हैं। शी और पांचवा राजकुमार इन हमलावरों से अच्छी तरीके से निपट रहे थे। तभी ही वहां पर इंपीरियल गार्ड आने लगते हैं। शी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, पर फिर वो सोचती है कि ये नहीं हो सकता, हम लोग अभी जंगल में है तो इंपीरियल गार्ड को कैसे पता चला कि हम पर हमला हुआ है। ये इंपीरियल गार्ड नहीं हो सकते। पांचवा राजकुमार कहता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर के गार्ड लगते हैं। शी कहती है कि फिर तो हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। वो चारों लोग एक क्लिफ के पास आ जाते हैं एंड उस क्लिफ के नीचे चले जाते हैं। पांचवा राजकुमार इन तीनों से कहता है कि वो गार्ड इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो पहले तो रास्ते को ब्लॉक करता है एंड बाद में इन तीनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात में चलते चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे एंड एक माउंटेन पर ही रात गुजारने की सोचते हैं। पांचवा राजकुमार अभी भी जगा हुआ था ताकि वो पहरा दे सके। उसके पास शी आती है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रही। तो शी कहती है कि तुम्हें पता है कि मिस चू ने क्या किया था, फिर भी तुमने उसे सज़ा नहीं दी।
पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें क्या मिस चू से जलन हो रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तो भला मुझे जलन किस बात की होगी। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर इस बात को तुम अभी भी समझ नहीं पा रही। शी को नींद आ रही थी, तो वो कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर सो सकती हो। ये दोनों उन दोनों को दूर से देख रहे थे। शी का कजिन कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, तो सुपरवाइजर कहता है कि शायद ये हमारा कोई इल्यूशन होगा। अगले दिन ये सभी लोग सेफली वापस चले जाते हैं। किंग को पांचवें राजकुमार की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने पांचवें राजकुमार को जल्द से जल्द राजमहल बुलवाया था। जब पांचवें राजकुमार को वहां से ले जाया जा रहा था, तभी ही प्राइम मिनिस्टर का वही गार्ड आकर उन पर हमला कर देता है। बट लकीली जो इंपीरियल गार्ड्स पांचवें राजकुमार को लेने के लिए आए थे, वो किंग के वफादार थे। वो पूरी तरीके से पांचवें राजकुमार को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। दूसरी तरफ शी को भी कुछ अजीब लगता है, तो वो पांचवें राजकुमार के पीछे आती है। एंड जब वो उस जगह पर पहुंचती है, तब तक युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर पांचवें राजकुमार को उस प्राइम मिनिस्टर के चमचे ने जहर दे दिया था। ये दोनों वापस कैपिटल जा रहे थे। शी को पांचवें राजकुमार की चिंता हो रही थी। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे पता नहीं है कि इस जहर से मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। शी कहती है कि ऐसी बातें मत करो, बाऊजी जरूर तुम्हें ठीक कर देगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे मरने के टाइम पर तुम मेरे साथ हो, पर कितने दुख की बात है कि तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करती। ये सुनकर शी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पहले नहीं करती थी, पर अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर पांचवा राजकुमार स्माइल करने लगता है। शी कहती है कि पर देखो ना, इसका क्या फायदा, हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। पांचवा राजकुमार जल्दी से उसे गले लगा लेता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ रहो, बाकी की सारी चीजें मैं देख लूंगा। ये सुनकर तो शी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर फिर जब उसे ख्याल आता है तो वो उससे दूर हटकर कहती है कि तुम नाटक कर रहे थे, तुम बिल्कुल ठीक हो। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैंने जहर का एंटीडोट पहले ही ले लिया था। शी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, धोखा दिया, तो वो कहता है कि तुमने भी काफी बार मुझसे झूठ कहे हैं, धोखे दिए हैं, क्या मैंने कुछ बोला। आगे हम इंपीरियल कोर्ट का सीन देखते हैं। जब किंग को ये पता लगता है कि पांचवा राजकुमार सेफ है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर दूसरा राजकुमार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब किंग इस बात की ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात करते हैं कि पांचवें राजकुमार पर किसने हमला किया, तो ये सुनकर दूसरा राजकुमार बेहोश होने का नाटक करता है। जब वो घर आता है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुमने सही टाइम पर नाटक किया, तो वो कहता है कि इसे छोड़ो, अब आपके पास क्या कोई प्लान है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा जो बॉडीगार्ड है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा वफादार है, अगर वो पकड़ा भी गया तो वो राजा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। जोंग शी से पूछता है कि तुम ठीक हो, वो कहती है कि हाँ, भला मुझे कौन हर्ट कर सकता है। जोंग से पूछता है कि तुम लोग गुफा में रुके थे, तो पांचवें राजकुमार और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना। वो कहती है कि तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो, चलो हम यहाँ पर प्ले देखने के लिए आए हैं, तो हम उसे ही देखते हैं। आगे प्ले शुरू हो जाता है। ये कहानी जोंग ने लिखी थी एंड इस कहानी का नाम था हायरेस था। इस कहानी को देखने के बाद शी की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। जोंग से कहता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग राजकुमार हायरेस को भूल जाएगा एंड अपने स्टेट के काम में बिजी हो जाएगा। वैसे शी, अगर तुम इस कहानी की हायरेस होती तो तुम क्या करती। वो कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, ये तो बस एक कहानी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। जोंग कहता है कि शी, मुझे ये बात पता है कि तुम एक वुमन हो। शी कहती है कि तो तुम क्या सबको ये बता दोगे कि मैं एक वुमन हूँ। वो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। शुरुआत में मैंने द हायरेस की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए तुम पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन कब फीलिंग्स में बदल गया ये मुझे खुद नहीं पता चला। अब तुम मेरे दिल में हो एंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ कि तुम पांचवें राजकुमार को पसंद करती हो, पर तुमने इस हायरेस की कहानी को देखा ना, तो तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो तुम क्या मुझे एक चांस दोगी। वो कहती है कि जोंग, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जोंग उसके पीछे आता है एंड उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही। शी उसे कहती है कि तुम क्या मेरे लिए अपने डैड, अपनी पहचान, अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। शी उसे पूछती है कि तुम क्या शान और शौकत, ऐशो आराम वाली जिंदगी को मेरे लिए छोड़ सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। दरअसल में मुझे शुरुआत से ही सत्ता और पैसे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो आज़ाद पंछी की तरह जीना पसंद था एंड अभी भी मैं तुमसे यही कहूँगा।
शी कहती है कि फिर ठीक है। दरअसल में ये शी पांचवें राजकुमार को सुनाने के लिए कहती है, क्योंकि दूर से पांचवा राजकुमार उन दोनों की बातों को सुन रहा था। शी जब जोंग्यू को हाँ कहती है तो पांचवा राजकुमार उसके पास आ जाता है एंड उससे पूछता है कि शी, क्या हमारा कोई स्पेशल रिश्ता नहीं है? वो कहती है कि नहीं, मैंने बस आपको एक दोस्त की नजरों से देखा है एंड अब मैं जोंग्यू के साथ हूँ। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि जो चीज़ तुम्हें जोंग्यू दे सकता है वो सारी चीज़ें मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। शी उससे भी सेम सवाल पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए शानो शौकत और पांचवें राजकुमार का पद छोड़ सकते हो? ये सुनकर पांचवा राजकुमार कुछ नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जोंग्यू कहता है कि शो खत्म हो गया, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। शी पांचवें राजकुमार को जाते हुए देख रही थी तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो, पर हम अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर पांचवा राजकुमार फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो आज की तरह तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। इस बात के लिए मैं तुम पर जरा सा भी गुस्सा नहीं करूंगा। इतना कहते ही जोंग्यू भी चला जाता है। शी देखती है कि एक तरफ पांचवा राजकुमार एंड दूसरी तरफ जोंग्यू जा रहा है एंड शी बीच में खड़ी है। प्राइम मिनिस्टर के पास आकर कोई कहता है कि आपके वफादार ने सब कुछ कन्फेस कर दिया है, अब हम उसका क्या करें? तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो राजा के सामने मेरा फंडा फोड़े, उससे पहले ही रास्ते में ही उसे मरवा दो। अगले दिन ये सभी लोग जब कॉलेज में आते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं कि दूसरी किसी सिटी में बाढ़ आई है एंड वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो गए हैं, तो तुम्हें वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए जाना है। अगले सीन में ये चारों लोग वहाँ पर जाते हैं। उन लोगों ने डॉक्टर बाउजी को भी साथ में ले लिया था। जब वो लोग उस सिटी में जाते हैं तब वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये लोग इसी तरह से सबकी मदद कर रहे थे। सरकारी सहाय अभी भी नहीं आई थी। लोगों के पास यहाँ पर खाने को कुछ नहीं था एंड इलाज के लिए दवा भी नहीं थी। शी पांचवें राजकुमार के पास जाकर कहती है कि अगर दूसरा राजकुमार और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इसी तरह से सरकारी सहाय में भ्रष्टाचारी करते रहे तो यहाँ पर लोग इसी तरह से मर जाएंगे। आगे वो सभी लोग अपने अपने घर से अनाज भिजवाने को कहते हैं। शी का कजिन कहता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो 5 दिन में हमारा अनाज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये सुनकर शी के मन में एक आइडिया आता है। वो सीधा पांचवें राजकुमार के पास जाती है एंड उसे कहती है कि क्यों ना हम यहाँ के बिजनेसमैन से मदद मांगे। पांचवें राजकुमार को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो लोग इस बात का एडवर्टाइज कर देते हैं तो ये देखकर काफ़ी सारे बिजनेसमैन वहाँ पर आते हैं इनकी मदद करने के लिए। ये लोग दिन रात चक्कर मिजरेबल लोगों की मदद कर रहे थे। शी थक गई थी तो वो ऐसे ही खेत में सो जाती है। पांचवा राजकुमार भी उसे देखता है। शी गिरने वाली थी तो पांचवा राजकुमार उसके पास आकर उसे अपना कंधा दे देता है। आगे शी युवान भी अपना भेस बदल कर यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आई थी, पर जब वो ऐसे ही यहाँ पर घूम रही थी तो कुछ लफंगे आकर उसे छेड़ने लगते हैं, बट लकीली शी आकर शी युवान को बचा लेती है। शी उसे कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद की तो तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना है। वो ये सुनकर रोने लगती है तो शी कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो चलो अब रोना बंद कर दो। ये सुनकर वो उसे मारने लगती है। आगे शी युवान को कैपिटल वापस भिजवा देती है क्योंकि वो यहाँ आकर परेशानी ही खड़ी कर रही थी। जब शी वापस उस जगह पर जाती है तो उसे पता लगता है कि किंग ने इनको मिलने के लिए बुलाया है कैपिटल। तो वो लोग अगले दिन कैपिटल पहुंचते हैं। किंग पूछता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो पांचवा राजकुमार उसे सारी रिपोर्ट दे देता है। किंग कहता है कि वहाँ पर मैंने फंड भेजा था, क्या वो तुम्हें नहीं मिला? तो पांचवा राजकुमार कहता है कि हमें तो किसी भी सरकारी सहाय का फंड नहीं मिला। ये सुनकर किंग मंत्रियों पर गुस्सा करता है। आगे पांचवा राजकुमार और शी जब वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दूसरे किसी गांव में महामारी फैल गई है। शी कहती है कि आप लोग इस जगह का ध्यान रखें, मैं उस जगह पर जाती हूँ। शी कैपिटल आकर दूसरे राजकुमार और जोंग्यू से इस महामारी के बारे में बात करती है। अभी वो लोग खाना खा रहे थे तो शी युवान शी की तरफ कुछ ज्यादा ही काइंड हो रही थी। जोंग्यू ये सारी बातें समझ रहा था। वो सोचता है कि मेरी बहन हर वक्त गलत लड़के को ही पसंद कर लेती है। आगे शी जोंग्यू के साथ उसी गांव में जाती है जहां पर महामारी फैली थी। वहां पर दवाई के सप्लाईज नहीं थे तो ये देखकर शी जोंग्यू से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और दवाइयाँ लेकर आओ। जोंग्यू के वहां से जाने के बाद शी उस गांव में अकेली रह जाती है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के कुछ गार्ड आ जाते हैं। वो लोग शी से कहते हैं कि इस गांव का कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई इंसान इस गांव में नहीं आएगा। इस गांव को हमने पूरी तरीके से सील कर दिया है ताकि ये महामारी और भी लोगों में ना फैले। जोंग्यू जब दवाई लेने के लिए जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे कमरे में लॉक कर देते हैं। कहते हैं कि
तुम इस तरह से करके मेरा प्लान बिगाड़ रहे हो। वो कहता है कि शी क्या अभी भी उसी गांव में है। वो कहते हैं कि शी 5वें राजकुमार के पास है। वो कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो तो मेरे बेटे को अब मुझ पर ही यकीन नहीं है। जोंग्यू कहता है कि अगर आपने शी को मारने की कोशिश की तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। ये सुनकर तो प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं कि पता नहीं मैंने कैसा बेटा पालकर रखा है जो मेरी बात नहीं मानता एंड जो प्लान मैं बनाता हूँ उसे वो बिगाड़ देता है। अगले दिन शी युवान जोंग्यू के लिए जब खाना लेकर आती है तो जोंग्यू उसे कहता है कि शी अभी भी उसी गांव में फंसी है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी एंड इसके लिए तुम्हें 5वें राजकुमार के पास जाना पड़ेगा। आगे शी युवान 5वें राजकुमार के पास जाकर उसे ये सारी बातें बता देती है। यह जानकर 5वां राजकुमार डॉक्टर बाउजी के साथ उसी गांव के लिए निकल पड़ता है। शी जिस महामारी फैले हुए गांव में फंसी थी वहां पर शी को पता लगता है कि इस गांव में दवाई तो नहीं है, साथ ही साथ में खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। जब शी नदी वाले एरिया के पास जाती है तो वहां पर कुछ लोग सड़े हुए जानवर का मीट खा रहे थे। शी तुरंत समझ जाती है कि इस गांव में कोई भी महामारी फैली नहीं है, बल्कि लोग इस सड़े हुए मीट को खाकर बीमार पड़े हैं। तभी ही शी को पता लगता है कि दूसरा राजकुमार इस गांव को जलाने वाला है ताकि इनोसेंट लोगों को ये महामारी ना लगे। शी एकदम से दूसरे राजकुमार का सारा प्लान समझ जाती है। शी सैनिकों से छुपकर एक छोटी बच्ची को गांव से बाहर भेजती है। 5वां राजकुमार उसी गांव की तरफ आ रहा था, तभी ही उसे वो छोटी बच्ची नजर आती है। 5वां राजकुमार उसे पूछता है कि ये शी का हेयरपिन तुम्हारे पास कर क्या रहा है। वो छोटी बच्ची उसे पूछती है कि तुम ही प्रिंस ची हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि शी ने मुझे आपको ये मैसेज देने को कहा है कि आप उस गांव में मत आइएगा, क्योंकि यह सारा प्लान दूसरे राजकुमार और प्राइम मिनिस्टर का है। जैसे ही आप मुझे इस गांव में बचाने के लिए आएंगे तो वो लोग इस पूरे गांव को जला डालेंगे। 5वां राजकुमार उस छोटी बच्ची से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आई। तो वो कहती है कि बाहर आने में शी ने मेरी मदद की। 5वां राजकुमार देखता है कि यहाँ पर 2 गार्ड्स आ रहे हैं तो वो उन्हें मारकर बेहोश कर देता है एंड उन लोगों के कपड़े पहन लेता है। यहाँ पर शी भूख के कारण बेहोश हो गई थी, ऊपर से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। थोड़ी देर के बाद 5वां राजकुमार वहाँ पर आता है। शी उसे देखकर कहती है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ एंड मरने के टाइम पर आज तुम मेरे साथ हो तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहते ही शी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में डॉक्टर बाउजी शी का इलाज कर रहा था। वो ऐसे अपना सर हिलाता है तो ये देखकर 5वां राजकुमार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि शी को ठीक कर दो। वो काफ़ी डर गया था एंड बार बार उसे बचाने को कह रहा था। तो बाउजी कहता है कि वो सिर्फ भूख के कारण बेहोश हुई है। ये सुनकर 5वां राजकुमार उसे लात मारता है। बाउजी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड यहाँ पर तो देखो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था पर तुम ही गलत समझ गए थे। फिर 2 दिनों के बाद शी को होश आ जाता है। 5वां राजकुमार उसे सीधा गले लगा लेता है। तो शी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है, वहाँ पर लोग खाने की वजह से बीमार पड़े हैं। 5वां राजकुमार कहता है कि मुझे पता है एंड बाउजी को मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया है। अगले सीन में 5वां राजकुमार किंग के पास जाकर कहता है कि उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है, दरअसल में बाढ़ के कारण लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था तो उन लोगों ने मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मीट खाया एंड वो लोग बीमार पड़ गए। ये सुनकर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि दूसरा राजकुमार बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए ऐसे ही पूरे गांव को कैसे चला सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद हालात ठीक हो जाते हैं। ये लोग कॉलेज में आए थे एंड टीचर सबकी मदद करने के लिए उन स्टूडेंट को थैंक यू कह रहे थे। जोंग्यू देखता है कि 5वें राजकुमार और शी दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। अगले सीन में शी युवान ने शी को डिनर के लिए बुलाया था तो शी वहाँ पर चली जाती है। शी युवान उसे काफ़ी ज़्यादा पहले तो वाइन पिलाती है एंड जब शी ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है तो पहले तो वो उसे किस करती है एंड बाद में उसके कपड़े उतारने वाली थी, पर लकीली जोंग्यू वहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में जोंग्यू शी को हैंगओवर सूप पिला रहा था। शी युवान उसे कहती है कि मैंने शी के साथ ऐसा किया क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। जोंग्यू कहता है कि पसंद करती हो तो क्या हुआ, तुमने ऐसे कारनामे कहाँ से सीखे हैं। शी युआन कहती है कि आप ही की नॉवेल से सीखा। वो कहता है कि हे भगवान, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि आगे से इसके साथ ऐसा कुछ भी मत करना।
तभी ही शी उठ जाती है। वो शीवान से कहती है कि मेरी शादी जल्दी ही वार्निंग से होने वाली है, तो तुम आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। कुछ दिनों के बाद शी की शादी वार्निंग से होने वाली थी। वो तैयार होने से पहले एक बार लड़कियों के कपड़े पहनती है। आज पांचवा राजकुमार शी को देखने के लिए आया था। जब पांचवा राजकुमार शी को लड़कियों वाले गेटअप में देखता है तो वो उसे कहता है कि शी, आज तुम काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही हो। यहाँ पर हमें एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है। आगे शी अपनी बारात लेकर जा रही थी। फिर उसकी शादी वार्निंग से हो जाती है। वो उसे कहती है कि आज मेरी शादी है तो मुझे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना है। अगले सीन में शी यहाँ पर थी। सभी लोग शी को मना कर रहे थे कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करो, पर शी किसी की भी बात को नहीं सुनती है। कहती है कि आज तो मेरी शादी है तो मैं जमकर पीऊंगी। जब वो घर वापस आती है तो बेहोश हो जाती है। मेड आकर वार्निंग से कहती है कि आज शी तुम्हारे कमरे में नहीं आने वाली क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हो गई है। ये सुनकर वार्निंग अपना घूंघट उठाती है तो वहाँ पर वार्निंग नहीं पर शी युवान थी। ये देखकर तो भाई सारे लोग चौंक जाते हैं। शी को जब ये बात पता लगती है तो वो भागी हुई उसे देखने के लिए आती है एंड पूछती है कि शी युवान, अगर तुम यहाँ पर हो तो वार्निंग कहाँ पर है। शी युवान कहती है कि असली दुल्हन को मैंने कुछ पैसे दिए एंड उसके साथ अपनी जगह बदल ली। ये सुनकर शी को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन शी युवान को प्राइम मिनिस्टर के घर पर वापस भेजने की ट्राई करती है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी गैंग के साथ आता है एंड कहता है कि शी युवान जल्दी से घर वापस चलो। शी कहती है कि हाँ इसे ले जाओ। शी युवान कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, अब तो मेरी शादी हो गई है। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मानने वाली। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग शी युवान को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। शी कहती है कि थैंक गॉड बला टली। किंग ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी क्योंकि नॉर्थर्न टेरिटरी और वेस्टर्न टेरिटरी यानी कि दोनों ही सरहदों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। किंग कहते हैं कि नॉर्थर्न टेरिटरी में तो हान आर्मी सरहद को प्रोटेक्ट कर रही है, अब हमें वेस्टर्न टेरिटरी के बारे में सोचना चाहिए। वो पांचवें राजकुमार को ऑर्डर देते हैं कि तुम वेस्टर्न सरहद पर जाओ और वहाँ के हालातों को तुम संभाल लो। दूसरी तरफ शी भी सरहद पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। जब वो अपने घर को छोड़कर जा रही थी तब जोंग्यू उसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट रखना और जिंदा वापस लौट कर आना। शी उसे कहती है कि वांगर, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। ये सुनकर जोंग्यू उसे गले लगा लेता है। आगे शी वहाँ से चली जाती है। फिर पांचवा राजकुमार और शी मिलते हैं। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि मुझे वेस्टर्न की तरफ जाना है और तुम्हें नॉर्थर्न की तरफ जाना है। भले ही आज हमारे रास्ते अलग अलग हो, पर जब हम लोग युद्ध जीत कर वापस लौटेंगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। पांचवें राजकुमार की इस बात से शी भी अग्री करती है। जाने से पहले पांचवा राजकुमार शी को गिफ्ट के तौर पर एक जेड का पेंडेंट देता है। वो अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है कि तुमने बचपन में मुझे जो ब्रेसलेट दिया था वो आज तक मैंने संभाल कर रखा है। अब हम दोनों के ही पास एक दूसरे की एक एक निशानी है। फिर वो दोनों ही सरहद पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शी आकर अपने डैड से मिलती है। उसके डैड अभी युद्ध लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। फिर युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद कोई मैसेंजर आकर किंग से कहता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी में तोबान की सेना के सामने हान आर्मी कमज़ोर पड़ रही है। हान आर्मी के बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए हैं। ऊपर से तोबान की सेना ने हमारी कुछ राज्यों को भी छीन लिया है। ये सुनकर किंग की तबीयत बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ वेस्टर्न टेरिटरी में पांचवा राजकुमार ठीक तरह से युद्ध लड़ रहा था। हान आर्मी कमजोर पड़ रही है। ये देखकर शी के डैड जनरल हान ये फैसला लेते हैं कि वो बाजू वाले राज्य से मदद मांगेंगे। इसलिए शी जाती है जिन राज्य। वो जिन राज्य के पास सेना की मांग करती है, पर वो लोग उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। शी जब मायूस होकर वापस आ रही थी तो जिनजी उसे कहती है कि आपके डैड ने मुझे ये लेटर देने को कहा है। शी जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें जनरल हान ने ये लिखा था कि अगर जिन राज्य अपनी सेना देने से मना कर देता है तो तुम्हें तुरंत कैपिटल जाकर किंग को ये सारी बातें बतानी है। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि हान आर्मी नॉर्थर्न टेरिटरी में पूरी हार गई है, फिर भी तुम्हें यहाँ वापस लौटकर नहीं आना है और किंग के पास जाना है। शी समझ जाती है कि उसकी हान आर्मी खतरे में है। वो जाने लगती है अपनी डैड की मदद करने के लिए, तो जिनजी उसे रोकती है कि आप नहीं जा सकती, आपको जनरल हान के लास्ट ऑर्डर को फॉलो करना होगा। यह सुनकर शी जिनजी को बेहोश कर देती है और वहाँ से अकेले ही तोबान की सेना से लड़ने के लिए चली जाती है। यहाँ पर युद्ध अभी भी चालू था। जनरल हान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जनरल हान पर कोई खतरा आता है तो इंजी उसे बचा रही थी एंड इसी चक्कर में इंजी अपनी जान गंवा देती है। इंजी के मरने के बाद कोई आकर जनरल हान को भी मार देता है।
जब शी बैटलफील्ड में पहुंचती है तो उसकी हान आर्मी अब लाशों में तब्दील हो गई थी। वहां पर एक हान आर्मी का ट्रूप बच गया था। वो लोग शी के पास आकर कहते हैं कि अब जनरल हान इस दुनिया में नहीं रहे, वो राज्य को बचाते हुए शहीद हो गए हैं। ये सुनकर शी उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि 60,000 सैनिक थे पर फिर भी जनरल हान ऐसे कैसे मर गए। वो लोग उसे कहते हैं कि अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तो जनरल हान शी आपको अब कैपिटल वापस लौट जाना चाहिए। शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस तोबान की सेना को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी ही वहाँ पर तोबान की सेना आ जाती है। यहाँ पर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। शी तोबान के जनरल पर तीरों से वार करती है। इससे वो जनरल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से हान शी को जिंदा पकड़ो। बहुत सारे लोग मिलकर शी को टारगेट बनाते हैं। शी अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी, पर जब शी को ये पता लगता है कि उसके हान आर्मी के जो भी बचे कुचे सैनिक थे वो भी अब जिंदा नहीं है, तो ये देखकर शी क्लिफ से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। कोई आकर किंग को ये कहता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी में हम युद्ध हार गए हैं। ये सुनकर किंग को हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ वेस्टर्न टेरिटरी में 5वें राजकुमार को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि हान आर्मी अब नहीं रही, जनरल हान और हान शी अब मर चुके हैं। दूसरी तरफ जोंग्यू को जब ये बात पता लगती है तो वो शी की लाश को ढूंढने के लिए जाने लगता है। प्राइम मिनिस्टर आकर उसे रोकने की भी ट्राई करते हैं, पर आज तो जोंग्यू उसकी एक बात को भी नहीं सुनता। दरअसल में जोंग्यू को ये लग रहा था कि शी ने जिस क्लिफ से जान दी वहाँ नीचे नदी है, तो क्या पता शी जिंदा भी हो सकती है। जोंग्यू का ये शक सही निकलता है। शी को वहाँ पर रहने वाले किसी विलेजर ने बचा लिया था। शी को जब होश आता है तो वो उस विलेजर का थैंक यू कह रही थी। वो आंटी जब उसे पूछती है कि तुम कौन हो एंड तुम इतनी बुरी तरीके से घायल क्यों थी, तो शी कहती है कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये देखकर वो आंटी कहती है कि लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। दूसरी तरफ 5वें राजकुमार ने वेस्टर्न टेरिटरी में युद्ध जीत लिया था। अब वो नॉर्थर्न टेरिटरी में आता है एंड तोबान के उस जनरल को मारकर वहाँ पर भी जीत हासिल करता है। 1 महीना इसी तरह से बीत जाता है। शी अब उस औरत के घर से विदाई लेती है और कहती है कि मुझे बाहर जाकर जानना है कि मेरी फैमिली कहाँ पर है, मैं कौन हूँ। वो औरत कहती है कि मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हें ये जल्दी ही पता लग जाए। जोंग्यू शी को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा रहा था, पर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। जोंग्यू लास्ट में थक जाता है। वो कहता है कि शी अब तुम कहाँ पर हो। तभी ही प्राइम मिनिस्टर के कुछ लोग आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शी ने सू फैमिली के यहाँ पर मेड का काम करना शुरू कर दिया था। जब सू फैमिली वालों को पता लगता है कि शी की याददाश्त चली गई है तो वो लोग उसे एक नया नाम दे देते हैं, सूलान। शी इस नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। शी को मार्शल आर्ट आता था, इसीलिए सू फैमिली वाले अपनी डॉटर मिस सू को शी के साथ कैपिटल भेजते हैं। 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। कैपिटल में लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि उन लोगों ने युद्ध को जीत लिया था, पर 5वां राजकुमार खुश नहीं था। 5वां राजकुमार शी को ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी रखता है। प्राइम मिनिस्टर जोंग्यू को समझा रहे थे कि तुम्हें मिस सू से शादी करनी ही होगी। जोंग्यू कहता है कि मैं नहीं करने वाला, आप मेरी शादी में भी ज़रूर कोई पॉलिटिक्स कर रहे होगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ एंड ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में ही 5वां राजकुमार जीत हासिल करके आया है, तो ज़रूर किंग खुश होकर उसे क्राउन प्रिंस बना देंगे। अगर एक बार 5वां राजकुमार किंग बन गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे जिंदा छोड़ेगा, कि वो हमारी फैमिली को बख्श देगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सू फैमिली की डॉटर के साथ शादी कर लो एंड वहाँ जाकर खुश रहो। अगले सीन में 5वां राजकुमार जब किंग से मिलने के लिए आता है तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अनुमान लगाया था वैसा ही होता है। किंग खुश होकर 5वें राजकुमार को क्राउन प्रिंस घोषित कर देते हैं, पर साथ ही साथ में वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर वो राजगद्दी पर बैठता है तो उसे अपनी सौतेली माओ और भाइयों को जिंदा छोड़ना पड़ेगा, वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करेगा। 5वां राजकुमार इस कंडीशन को अग्री करता है। 5वां राजकुमार अभी भी शी को ढूंढने में लगा था। दूसरी तरफ शी मिस्सू के साथ जोंग्यू के घर पर आ गई थी। शी युआन शादी अटेंड नहीं करती, उसने शी की याद में विधवा के कपड़े पहन लिए थे। आज जोंग्यू की वेडिंग नाइट थी, पर वो मिस्सू को देखने के लिए ही नहीं आता, तो ये देखकर शी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो हमारी मैडम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जोंग्यू को बुलाने के लिए जाती है। जब जोंग्यू शी को देखता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि शी तुम क्या जिंदा हो? शी कहती है कि छोड़ो मुझे, और ये शी कौन है? मेरा नाम तो सुलान है। जोंग्यू कहता है कि शी तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो, और आज तुमने पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने हैं। वो उसे गले लगा लेता है तो शी उसे चाटा मारकर कहती है कि तुम कैसे लड़के हो।
आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। चाटा खाने के बाद जोंग्यू कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं है। शी, तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो। शी उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम ये क्या कह रहे हो, पर मुझे ये जानना है कि तुम अपनी वेडिंग नाइट पर हमारी मैडम के साथ क्यों नहीं हो। ये सुनकर जोंग्यू सोच में पड़ जाता है कि शी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। वो जल्दी से सू के पास जाकर शी के बारे में पूछने लगता है। सू उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि शी हाल ही में ही उसकी सर्वेंट बनी है और उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है, तो उसके पास कोई नाम नहीं था, तो उसकी माँ ने ही उसे एक नाम दिया है, सुलान। ये सुनकर जोंग्यू खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो यही शी है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी इस मेट को मैं अपने पास रख सकता हूँ। सू कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जोंग्यू उसे कहता है कि थैंक यू। फिर वो उसका घूंघट फिर से ढककर वहाँ से चला जाता है। जोंग्यू शी के पास आकर उसे कहता है कि आज से तुम मेरी मेड हो। शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। शी इसके लिए मना कर देती है एंड वहाँ से भाग जाती है, तो जोंग्यू उसके पीछे पीछे आता है। शी उसे कहती है कि देखो, अभी अभी ही तुम्हारी शादी हुई है एंड मुझे तुम्हारी कोई भी कॉन्क्यूबाइन बनने में इंटरेस्ट नहीं है। जोंग्यू ये सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो एंड मेरे साथ रहो। शी कहती है कि मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम मेरे जैसी मेमोरी लॉस्ट हुई लड़की को अपने पास क्यों रखना चाहते हो। जोंग्यू ये सुनकर सोचता है कि अच्छा ही है कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद ना आए। तुम आज खुश हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही इसी तरह से खुश रहो। तभी ही शी के पेट से आवाज़ आती है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। जोंग्यू उसकी फेवरेट डिश का नाम लेकर कहता है कि क्या तुम्हें ये खाना है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी फेवरेट डिश के बारे में। शी के इस सवाल पर जोंग्यू उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन शी जोंग्यू के मेंशन में ऐसे ही घूम रही थी, तो शी युवान की नज़रें उस पर पड़ती है। शी युवान उसके पास आकर कहती है कि शी, तुम क्या जिंदा हो। वो कहती है कि मैं शी नहीं पर सुलान हूँ। शी युवान कहती है कि कौन सुलान, तुम शी ही हो, और तुमने ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। शी कहती है कि मैं एक रियल वुमन हूँ, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी ना। तो शी युवान कहती है कि नहीं, तुम लड़का हो। वो उसके कपड़े उतारने वाली थी, तो ये देखकर शी दीवार कूदकर जोंग्यू के मेंशन से वहाँ से भाग जाती है। आगे शी मार्केट में घूम रही थी, तभी ही दो लोग उसका पर्स चोरी कर लेते हैं। शी को जब ये पता लगता है तो वो उन लोगों को मारकर अपना पर्स वापस लेती है। तभी ही पांचवा राजकुमार उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए रॉयल गार्ड के साथ वहां पर आता है, पर जब वो शी को देखता है तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि शी, तुम जिंदा हो। शी कहती है कि कौन हो तुम। वो वहां से जाने लगती है, तो पांचवा राजकुमार उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहता है कि शी, तुम्हें हो क्या गया है कि तुम मुझे नहीं जानती। शी उसे कहती है कि मेरा नाम शी नहीं है, मेरा नाम सुलान है। पांचवा राजकुमार फिर भी उसे नहीं छोड़ रहा था, तो शी यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। जब शी की आंखें खुलती है तो वो अभी पांचवें राजकुमार के मेंशन में होती है। वो सोचती है कि यह लड़का इतना ज्यादा बुरे कैरेक्टर का मुझे नहीं लगता है। दूसरी तरफ शी युवान जोंग्यू के पास आकर उसे शी के बारे में पूछती है, तो जोंग्यू उसे कहता है कि अभी अभी जिसको तुमने देखा वो शी की बहन युवाननिंग है। शी युवान कहती है कि क्या युवाननिंग की मौत बचपन में ही नहीं हो गई थी। तो जोंग्यू कहता है कि जनरल हान ने युवाननिंग को किसी भी तरह से बचा लिया था। शी युवान जोंग्यू की इस बात पर यकीन कर लेती है। जोंग्यू उसे कहता है कि अब तुम्हें माँ के साथ उसके घर पर रहने के लिए जाना पड़ेगा। शी युवान कहती है कि क्या हमारी फैमिली पर अब देशद्रोह का आरोप लगने वाला है। जोंग्यू कहता है कि आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा, तो तुम अभी से ही माँ के साथ चली जाओ। जब पांचवें राजकुमार को यह पता लगता है कि जोंग्यू ने शी को अब तक छुपा कर रखा था, तो ये सुनकर उसको जोंग्यू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में लिन बाउजी शी का इलाज करके अपना सिर हिलाता है, तो पांचवा राजकुमार कहता है कि नहीं शी, तू मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। बाउजी कहता है कि शी सिर्फ सो रही है। ये सुनकर पांचवा राजकुमार कहता है कि ये बात थी तो पहले बता देना चाहिए था ना, तुम हर बार सिर हिलाकर मुझे कंफ्यूज क्यों कर देते हो। बाउजी कहता है कि शी का मेमोरी लॉस्ट हुआ है एंड अभी उसे कुछ भी याद नहीं है, तो तुम उसे जल्दी जल्दी याद दिलाने की कोशिश मत करना, सब कुछ तुम्हें सब्र के साथ करना होगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है। आगे वो शी के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारा नाम युवाननिंग है और तुम मेरी वाइफ हो। शी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो पांचवा राजकुमार उसकी बॉडी पर जो तिल लगा था उसके बारे में उसे बताता है। साथ ही साथ में वो उसे एक झूठी कहानी सुनाकर कह देता है कि उसकी शादी कैसे हुई एक्सेट्रा। शी पांचवें राजकुमार की बात पर यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। आगे जोंग्यू पांचवें राजकुमार से मिलने के लिए आता है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तो तुमने शी को छुपा कर रखा था। जोंग्यू कहता है कि ये मैंने शी के भले के लिए किया था।
एंड मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि शी को अपनी पुरानी यादें ना आए। आज वो काफी ज्यादा खुश है तो वो हमेशा ही खुश रहनी चाहिए। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम शी की चिंता छोड़ो, तुम पहले अपने बारे में सोचो, जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर का फंडा सबके सामने फूटने वाला है। जोंग्यू कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शी की याददाश्त वापस आ गई तो देख लेना वो एक सेकंड भी तुम्हारे पास नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं शी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। पर क्या तुम ये कर सकते हो? इतना कहते ही जोंग्यू वहाँ से चला जाता है। शी पांचवें राजकुमार के घर में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रह रही थी। जब मिस चू को इसके बारे में पता लगता है तो वो उस लड़की को देखने के लिए आती है। जब मिस चू शी को देखती है तो वो दंग रह जाती है। यहाँ पर मिस चू को ये भी पता लग जाता है कि हान शी दरअसल में एक लड़की है एंड उसका असली नाम युवानिंग है। मिस चू यहाँ पर शी से और भी ज्यादा बातें करती है एंड बातों ही बातों में मिस चू को पता लगता है कि शी की मेमोरी लॉस्ट हुई है। वो सोचती है कि इस बात का तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो शी से कहती है कि तुम्हारा ये जो पति है ना, वो इस कंट्री का क्राउन प्रिंस है और तुम दोनों की कोई भी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा असली नाम हान शी है और तुम्हारी बहन युवानिंग बचपन में ही मर चुकी है और हाल ही में ही जो युद्ध हुआ उसमें तुम्हारे डैड और तुम्हारी पूरी हान आर्मी मर चुकी है। शी कहती है कि तुम क्या कोई मुझे झूठी कहानी सुना रही हो। चू कहती है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी, एंड अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकती हो। इतना कहते ही मिस चू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शी पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करती है एंड वो कहती है कि यानी कि उस लड़की ने जो कहा था वो सच था। चू राजमहल जाकर रानी को ये बता देती है कि शी दरअसल में एक लड़का नहीं पर लड़की है। जनरल हान ने हान आर्मी को बचाने के लिए अपनी बेटी युवानी को हान शी बनाकर यहाँ पर भेजा। रानी कहती है कि इसका मतलब ये है कि जनरल हान ने और हान शी दोनों ने ही हमें और राजा को धोखे में रखा। वो शी को पकड़ने का ऑर्डर देती है। यहाँ पर जब शी को सच्चाई के बारे में पता लगता है तो वो पांचवें राजकुमार का घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो देखती है कि उसका एक पोस्टर लगा हुआ है एंड उसे ढूंढने पर काफी बड़ा इनाम भी मिल रहा है। ये देखकर शी वहां से भागती है। कोई बंदा उसे पहचान लेता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर लकीली सोंग्यू उसे बचा लेता है। फिर सोंग्यू शी को लेकर इंपीरियल कॉलेज में आता है। शी उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। जोंग्यू कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, क्या पता उसे देखकर तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। आगे शी उस इंसान से मिलने के लिए चाहती है। वो जिनजी थी। जिनजी उसे देखकर कहती है कि शी अच्छा है कि तुम जिंदा हो, हमारी पूरी हान सेना अब खत्म हो गई है। जनरल हान और इंजी दोनों की ही मौत हो गई है। जिनजी शी से कहती है कि तुम जनरल हान की बेटी हान युवानिंग हो और हमारी हान आर्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। नॉर्थर्न टेरिटरी में जब युद्ध चल रहा था तब क्राउन प्रिंस यानी कि पांचवें राजकुमार ने अपने कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए भेजे थे, पर वो सारे लोग गद्दार निकले। उन लोगों ने हमें नकली नक्शा दिया था, इस वजह से हम लोग तौबान की सेना के सामने हार गए। अब हान आर्मी के ऊपर गद्दारी का टैग लगा है तो आपको किंग को सब कुछ बताकर हान आर्मी का नाम क्लियर कर देना चाहिए। शी कहती है कि तुम झूठ कह रही हो या फिर सच, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे नॉर्थर्न टेरिटरी में जाकर खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है। जोंग्यू कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तभी ही वहाँ पर कुछ इंपीरियल सैनिक आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हान शी, तुमने लड़का बनकर राजा को धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जोंग्यू इंपीरियल सैनिक को रोकने की ट्राई करता है। वो उन लोगों से कहता है कि ये युवानिंग है, हान शी तो कब का युद्ध में मर चुका है, पर गार्ड्स उसकी बात को नहीं सुनते। शी कहती है कि मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर जोंग्यू पूरी इंपीरियल कॉलेज को अपने साथ लेता है एंड शी को जेल से छुड़ाने के लिए राजा से रिक्वेस्ट करता है। जब पांचवें राजकुमार को ये बात पता लगती है तो वो राजा के पास आकर उसे कहता है कि मुझे युवानिंग से शादी करनी है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। किंग कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम कर सकते हो। आगे शी को जेल से रिहा किया जाता है। शी अभी पांचवें राजकुमार के घर में थी। वो सोचती है कि सारे लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, मुझे खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इतना सोचकर वो अपना फेस बदल कर कैपिटल के बाहर चली जाती है। जब मिस चू को इसके बारे में पता लगता है तो वो रानी के पास जाकर शी के बारे में चुगली करने लगती है। रानी कहती है कि अगर शी कैपिटल के बाहर है तो क्राउन प्रिंस यानी कि पांचवा राजकुमार शी को ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है। यहाँ पर शी नॉर्थर्न टेरिटरी की तरफ जा रही थी, तभी ही कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। ये सारे हमलावर रानी ने ही भेजे थे। इस फाइटिंग के दौरान शी के माथे पर चोट लगती है एंड उसकी मेमोरी रिकवर हो जाती है। तभी ही वहाँ पर जोंग्यू आकर शी की मदद करने लगता है।
शी देखती है कि जोंग्यू उसकी मदद कर रहा है तो वो उसे कहती है कि वांगर। वांगर शब्द सुनकर जोंग्यू कहता है कि शी कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। शी जोंग्यू से खुद को दूर करके अकेले ही जाने लगती है तो जोंग्यू कहता है कि पता है कि तुम मुझसे नाराज हो पर मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करने में मदद करूंगा। फिर शी जोंग्यू के साथ नॉर्थन टेरिटरी में जाती है। वहां जाकर उसे पता लगता है कि हान आर्मी का एक भी सैनिक जिंदा नहीं है। वो लोग उसे ग्रेवयार्ड का एड्रेस दे देते हैं तो शी अपनी हान आर्मी को देखने के लिए जाती है। इतनी सारी कब्रों को देखकर शी एकदम शॉक खड़ी थी। जोंग्यू उसे कहता है कि अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकती हो। शी कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि मर्द कभी रोते नहीं है एंड मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं हान शी ही बनकर रहूंगी। शी को वहाँ पर जिनसी मिलती है। जिनसी उसे सब कुछ बता देती है कि 5वें राजकुमार ने उसके साथ धोखा किया है। उन लोगों को एक कब्र के पास से नकली नक्शा मिलता है। उस नक्शे को देखने के बाद शी कहती है कि तो 5वें राजकुमार ने हमारे साथ धोखा किया एंड उसकी ही वजह से हान आर्मी के 60,000 सैनिक मारे गए। जोंग्यू कहता है कि शी लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, 5वां राजकुमार ऐसा काम नहीं कर सकता। शी कहती है कि ये काम उसी ने ही किया है, देखो ये हैंडराइटिंग उसकी है और ऊपर से उसकी ही ये मोहर लगी हुई है। जोंग्यू उस नक्शे को देखकर सोचता है कि ये नक्शा तो उसके डैड ने बनाया था एंड उसने ही 5वें राजकुमार की हैंडराइटिंग की नकल की है। लेकिन जोंग्यू उसे सच बता पाता उससे पहले ही वहाँ पर कुछ हमलावर आ जाते हैं। फिर से यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। शी एक को मारकर कहती है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तो वो हमलावर मरते टाइम क्राउन प्रिंस यानी कि 5वें राजकुमार का नाम लेता है। तभी ही 5वां राजकुमार वहाँ पर आ जाता है। शी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मारने के लिए इन हमलावरों को भेजा। 5वां राजकुमार कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। शी कहती है कि अभी भी तुम बस नाटक ही कर रहे हो, तुम तो सुपर्ब एक्टर हो, तुम्हें तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। तुमने प्लान बनाकर नॉर्थन टेरिटरी में हान आर्मी को खत्म करवा दिया। वेस्टर्न टेरिटरी में जीत हासिल करने के बाद तुमने नॉर्थन टेरिटरी को भी बचा लिया। किंग तो तुमसे खुश हो गए और उसने तुम्हें क्राउन प्रिंस बना दिया। तुम यही चाहते थे ना। जोंग्यू कहता है कि शी दरअसल में वो नक्शा, पर शी उसकी बात को नहीं सुनती एंड 5वें राजकुमार के साथ बहस करने में लगी थी। 5वां राजकुमार तुरंत किंग के पास जाकर उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो नकली नक्शा प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था, तो आप हान आर्मी पर जो गद्दार का टैग लगा है उसे क्लियर करिए और प्राइम मिनिस्टर को सजा दीजिए। किंग कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं थोड़े दिनों में मरने वाला हूँ, तो मेरे मरने के 1 साल के बाद तुम हान आर्मी का नाम क्लियर करना और प्राइम मिनिस्टर के जो काले चिट्ठे हैं उसको भी खोलना। 5वां राजकुमार मना करते हुए कहता है कि आपको अभी हान आर्मी का नाम क्लियर करना होगा। किंग उसे कहते हैं कि प्लीज मेरी इतनी लाज रख लो, अगर ये दोनों ही चीजें अभी बाहर आई तो जनता के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये सुनकर 5वां राजकुमार किंग की बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है। 5वें राजकुमार के जाने के बाद वहाँ पर शी आती है। वो उस नकली नक्शे को दिखाकर किंग से कहती है कि प्लीज आप हमारी हान आर्मी का नाम क्लियर करिए। ये सुनकर किंग की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद रानी जब किंग को देखने के लिए आती है तो किंग मर चुके थे। किंग के मरने के बाद रानी भी अपनी हेयरपिन से अपनी जान दे देती है। किंग के मरने के बाद 5वां राजकुमार राजा बनता है। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता लगती है तो वो भी सुसाइड कर लेते हैं। जोंग्यू अभी उसके पास था। प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं कि मैंने सच में हान आर्मी के साथ काफी बुरा किया है, तो मुझे तो मरना ही था। वो जोंग्यू से कहते हैं कि तुम इस कैपिटल को छोड़कर कहीं दूर चले जाना और कभी कैपिटल में वापस लौटकर मत आना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेट एम्परर के ऑर्डर पर शी की शादी 5वें राजकुमार से होने के लिए जा रही थी। शी को 5वें राजकुमार के साथ शादी नहीं करनी थी, तो वो शादी वाले दिन जहर पीने की ट्राई करती है, पर 5वां राजकुमार उसे रोक देता है। शी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी हान आर्मी को खत्म कर दिया एंड ये जानते हुए भी मैं तुम्हारी एम्प्रेस बनने के लिए रेडी हो जाऊंगी। तभी ही वहाँ पर जोंग्यू आता है। वो कहता है कि शी मुझे पता है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर रॉयल गार्ड आकर जोंग्यू को मारने वाले थे, पर शी उसे रोक देती है। जोंग्यू जब 5वें राजकुमार के पास से शी को लेने के लिए आता है तो शी उसे कहती है कि इसे चोट मत पहुंचाना। ये देखकर 5वां राजकुमार कहता है कि शी मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम अभी यहाँ पर मरते हो तो इस राज्य का कोई भी राजा नहीं रहेगा। 5वां राजकुमार शी को छोड़ नहीं रहा था, तो जिनसी शी को बचाने के लिए आ रही थी, बट रॉयल गार्ड जिनसी को मार देता है।
मरते टाइम जिनसी शी से कहती है कि अब हान फैमिली में तुम अकेले ही बची हो तो जिंदा रहना और कभी भी राजमहल में लौटकर वापस मत आना। इतना कहते ही जिनसी मर जाती है। जिनसी के मरने के बाद जिस हेयर पिन को 5वें राजकुमार ने शी को गिफ्ट के तौर पर दिया था, उस हेयर पिन को शी अपने सीने में स्टैब करती है। फिर वो उस हेयर पिन को 5वें राजकुमार के कदमों में फेंक कर जोंग्यू के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद जोंग्यू शी को छोड़ने के लिए आया था। जाने के टाइम पर जोंग्यू शी को सच बताते हुए कहता है कि वो नकली नक्शा दरअसल में 5वें राजकुमार ने नहीं पर उसके डैड ने बनाया था। शी कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी हान फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही है एंड इसके लिए मैं किसी और को नहीं पर खुद को ब्लेम दे रही हूँ। अगर मैंने अपने डैड का लास्ट ऑर्डर मान लिया होता और कैपिटल आकर किंग को ये सारी बातें बता दी होती तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। हान आर्मी पर जो धब्बा लगा है वो भी आज क्लियर होता। जोंग्यू ये सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि शादी वाले दिन तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई ना। तो शी कहती है कि तुम भी तो रॉयल गार्ड के साथ मुझे बचाने के लिए फिर गए थे, तुम्हें भी पता था कि तुम वहाँ पर मर सकते हो पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। जोंग्यू कहता है कि तो शी क्या तुम मेरे साथ दुनिया घूमना पसंद करोगी। शी कहती है कि वांगर हम दोनों दोस्त बनकर ही रहे तो ही अच्छा है। जोंग्यू कहता है कि मैं समझ गया। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है। जोंग्यू ने मिस सू के साथ डिवोर्स ले लिया था और वो इदियान मे के नाम से बहुत बड़ा राइटर बन चुका था। शी भी 3 सालों के बाद कैपिटल घूमने के लिए आती है। वो लोगों से बातें सुनती है कि 5वां राजकुमार बहुत ही ज्यादा अच्छा राजा है। उसने 2 साल पहले हान आर्मी का नाम क्लियर कर दिया और प्राइम मिनिस्टर के सारे काले चिट्ठे खोल दिए। तो कोई दूसरे लोग ये बातें कर रहे थे कि किंग तो हमेशा ही कुंवारा रहना चाहते हैं। आगे शी ली के ग्लोरियस पेविलियन में जाती है। इस पेविलियन का नाम बदल गया था, नो अबाउट फूड हो गया था। ये देखकर शी सोचती है कि एक दिन 5वें राजकुमार से उसने कहा था कि उसे भी एक रेस्टोरेंट खोलना है एंड उसका नाम वो नो अबाउट फूड रखेगी। तभी ही वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का ओनर आता है। उस ओनर की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो शी उसे गिफ्ट के तौर पर उसी जेड पेंडेंट को देकर वहाँ से चली जाती है। शी के जाने के बाद वहाँ पर 5वां राजकुमार आता है। वो जब उस ओनर के हाथ में जेड पेंडेंट को देखता है तो वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो ओनर उसे बता देता है कि वो इंसान उस तरफ गया है। 5वां राजकुमार शी को ढूंढने के लिए उस दिशा की तरफ जाता है पर शी उसे नहीं मिलती। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे पर उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से नहीं टकराती। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग हो। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।